सब ठीक है ना? आवाज आ रही है? हेलो गाइस। मेरा नाम गौरव सोनी है। हाँ, आवाज आ रही है। मेरा नाम गौरव सोनी है और आज के सेशन में हम, जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों से बोला था कि अमन जैन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो कि मेरे ही फ्रेंड हैं और कोटा में मेरे साथ पढ़े हुए हैं। और मैं इनको स्पेशली इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये अपने मतलब शुरू से लेके आखिरी तक मतलब इनके टॉपर के वाले जो जो इनका शिखर है वो कभी कम हुआ ही नहीं है, मतलब देखा जाए तो। इसीलिए मैं इनको स्पेशली लेके आया हूँ और इनसे आपको काफी कुछ मोटिवेशन ले सकते हो। तो छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अमन के बारे में। 2010 से ही चलते हैं। 2010 से 2009 एंड 10 मतलब कोटा में स्टडी करी थी आईआईटी के लिए। अमन आईआईटी कानपुर केमिकल इंजीनियरिंग इन्होंने लिया था और मैंने आईआईटी रुड़की केमिकल इंजीनियरिंग लिया था। हम दोनों की जो रैंक में ऑलमोस्ट 1000 का डिफरेंस है। और अमन की जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 1590 थी और मेरी 2519 थी। ऑलमोस्ट 1000 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी उसके बाद अमन ने 4 साल वहां से पढ़ाई करके और फिर उसके बाद अमन जो है आईआईटी कानपुर के अंदर ऑलवेज केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर ब्रांच टॉपर रहे हैं। 2015 में जब उन्होंने पास आउट किया तो ब्रांच टॉपर के फॉर्म में वहां से निकले। और जब प्लेसमेंट की बारी आई तो जब डे फर्स्ट जब कंपनीज आती है वहां पे बहुत सारे मतलब लाइन टू लाइन कंपनीज आती रहती है। तो डे फर्स्ट फर्स्ट लॉट के अंदर ही आईटीसी कंपनी, जो कि आप एफएमसीजी बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, वहां पर उनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे पैकेज पे। उन्होंने उसके साथ कुछ काम किया। देन उसके बाद उनको ओयो से बहुत अच्छा ऑफर आया, ओयो में भी उन्होंने काम किया। देन इन्वेस्टर्स ने उनको अप्रोच किया और इन्वेस्टर्स ने उनको फिर अपनी खुद की एक 3 स्टार्टअप कंपनी रन करी, उसके अंदर सीईओ पोजीशन अभी राइट नाउ उनको दे रखी है। गेमिंग कंपनी है, तीनों की तीनों गेमिंग कंपनी है और उसके अंदर ये करंटली लीड कर रहे हैं, पूरी टीम को संभाल रहे हैं और अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। तो इनका जो पाथ है वो काफी कुछ सक्सेसफुल है। अभी राइट नाउ जो क्या कर रहे हैं, कैसे ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये आप मैं अमन को ही बोलना चाहता हूँ कि अमन खुद अपने बारे में बताया वहां पर। ओके अमन, प्लीज कंटिन्यू। थैंक्स गौरव फॉर द इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली गौरव ने तो बता ही दिया है ओयो तक की जर्नी। मैं आपको अभी अपने बारे में बताता हूँ। तो अभी बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन माई स्टार्टअप, तो जिसमें हम गेमिंग की एप्स बनाते हैं। इसके अलावा गेमिंग का पूरा बिजनेस को समझना, सिंस एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम लोग काम करते हैं। तो गेमिंग को कैसे लोग अपना प्रोफेशनल कैरियर बना सकते हैं, वो चीज़ हो गई। एडुटेक पे कैसे काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन के लिए कैसे यूज़ करें, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। इसी से एक बात और याद आई एजुकेशन से, जैसे अमन ने बोला, अमन खुद का एक गुरुजी फाउंडेशन करके एक अपनी खुद की इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, जिसके अंदर वो यूट्यूब उन्होंने खुद का चैनल बनाया हुआ है। उसको काफी कुछ मतलब उसके अंदर वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो काफी अच्छा है। बाकी हम छोटा सा एक पूछना चाहता हूँ, ड्रीम इलेवन जैसा कुछ लेके आ रहे हो क्या? जैसे ड्रीम इलेवन बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। ड्रीम इलेवन का अगर बात करें तो ड्रीम इलेवन अपने आप में एक बहुत बड़ी बिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बन चुका है। तो आज की डेट में नया ऐप स्टार्ट बिल्कुल करना और बिल्कुल। मार्केट में सिंस ऑलरेडी 3-4 ऐसी ऐप हैं, तो उनसे कॉम्पीट करना आसान नहीं है अच्छा और इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड नहीं उन सारी चीज़ों में। तो वो एक एरिया है जो बहुत कंपटीशन अच्छा वाला अच्छा है, तो नॉट अ वर्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, बहुत सही। तो अमन, दोस्तों में सबसे पहले यहाँ पर कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा। जैसे अमन के पीछे कुछ आपको दिख रहा होगा काफी कुछ वहां पर अवार्ड्स रखे गए हैं। अमन ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे, फ्रॉम द स्कूलिंग टू द कॉलेज लेवल टू द कंपनी लेवल, आईटीसी के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड विन किए हुए हैं। उस सारे अवार्ड पीछे रखे हुए हैं। जब हम लोग किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे 2009-10 के अंदर, वहां से भी हमको एक छोटा सा अवार्ड मिला था। वो अवार्ड भी पीछे शायद कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। दिख रहा है पीछे राइट ही। अमन? राइट राइट, दिखाया रहा है इसका। चलो चलो। तो अमन, जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फिर अपन। राइट। तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है? बच्चों को देखो, मैं क्या है कि मेरी क्लासेस के अंदर मैं हमेशा उनको मोटिवेट करने की कोशिश तो करता हूँ और मोटिवेटेड रहते हैं मेरी क्लास के अंदर, काफी एनर्जेटिक डेफिनेटली। रहते हैं वो लोग, है ना। लेकिन क्या होता है कि कई बार एक ही एक चेहरे को देख के बच्चे बोलते हैं यार ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अब मैं क्या है कि मैंने सोचा कि यार थोड़ा एक नया चेहरा बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाए, मेरा ही साथी और एकदम ग्राउंड लेवल पे जो वर्कआउट कर रहा है। एकदम हाई फाई लोगों से बात कराने का कोई सेंस मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर राइट बच्चों को उससे कोई फायदा हो पाएगा। जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है, बच्चों उसको समझे, उसको देखे कि हाँ ये अपने जैसे ही बंदा है और सर के साथ का है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चे उससे खुद से ही सेल्फ मोटिवेशन फील करते हैं वहां पर एकदम देखा बढ़िया। जाए तो।
तो अमन, आज के टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा कि आपकी, सबसे पहले तो आपका ही हम लोग, कैसे आपने अपने आईआईटी 2000, जो आईआईटी जेईई 2010 आपने कैसे कैसे क्रैक किया वो वाला एग्जाम? हालांकि तो हाल फिलहाल की सिचुएशन तो बहुत काफी कुछ डिफरेंट है, पैटर्न राइट। अलग हो चुका है। अब जेईई मेंस होता है, जेईई एडवांस होता है, लेकिन ऑन द वे सिलेबस तो वही है, चीजें तो वही पढ़नी है जो आपने पढ़ी है, और स्ट्रेटेजीज भी वही लगानी आपने करी थी। तो बस मैं आपका जानना चाहता हूँ कि आपने 2009 और 2010 के अंदर जिस हिसाब से तैयारी करी थी अपने आईआईटी की, जस्ट एक बार उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। राइट। गौरव, आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली, भले पैटर्न चेंज हुआ है जेई का, बट स्ट्रेटेजीज वही हैं, सिलेबस वही है और पढ़ने के तरीके भी वही हैं। तीन चीजें मायने रखती हैं यहाँ पर। पहला कि आपका टाइम टेबल क्या है, आपका फोकस क्या है। अगर आप अपना डेली टाइम टेबल और वीकली टाइम टेबल, दो टाइम टेबल अगर आप बना पा रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि ज्यादातर टाइम ना आपका वेस्ट होता है कि भाई मुझे करना क्या है। अगर मैं एक सब्जेक्ट अभी पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री, तो मुझे लगता है चलो फिजिक्स वीक है, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लगता है मैथ्स पढ़ लेते हैं। तो वो टाइम टेबल बनाना एक बहुत हाँ, जरूरी है। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है, फिर आपकी आती है दूसरी चीज। आपको कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आपके शीट्स हों, डीपीपी हों, लेक्चर्स हों, कोचिंग से आने के बाद 15 मिनट 20 मिनट डेडिकेट करिए और उससे रिवाइज कर लीजिए। एक बार आपने रिवाइज कर लिया ना, वो चीज सीमेंटेड हो जाती है। अगर आपने आज रिवाइज नहीं किया और एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे ना, तो अभी आपको सोचना पड़ेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो दूसरी चीज है रिवीजन। तीसरी चीज है, जब आप एग्जाम देके आते हो, जो अभी आपके वीकली टेस्ट होते हैं या 15 डेज में आपके जो टेस्ट होते होंगे, टेस्ट में देखो आप सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हाँ, कर पाते हो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता होगा। आप देखो वो क्वेश्चन आप सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, और वहां से आपको पता चलेगा आपका कौन सा एरिया वीक है और कौन सा एरिया सबसे अच्छा है। तो एग्जाम के बाद सॉल्यूशन सीट्स भी मिलती थी हमारे टाइम पे, शायद आज भी मिलती होंगी सॉल्यूशन सीट, भाई एग्जाम की क्या है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं बच्चों को, वैसे होते हैं ना। पेपर भी डिस्कस हो जाता है कई बार क्लास में। एकदम बढ़िया। तो वो जो पेपर डिस्कस हो रहा है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहे हैं, वहां से आप देखो कि आपका जो वीक एरिया था वो आप क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। अगर वो चीज आपने कर ली ना, ये तीन चीजें अगर आप करते हो लगातार 2 साल, तो आपको एग्जाम क्लियर करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ओनली दीज थ्री थिंग्स हैव टू डू। मतलब हम लोग को एक कंटिन्यूसली डेडिकेटेड हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब राइट। एक नॉर्मल सिचुएशन से हमको रेगुलरली गुजरना पड़ेगा। मतलब भले हो सकता है एट ए टाइम बोरिंग हो जाए, लेकिन अगर अपन उसको 2 साल तक कंटिन्यूसली करते रहे, हम्म। तो आपको फिर जेई में या नेट में सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। एम आई राइट? डेफिनेटली, एकदम बढ़िया। ठीक आपका है। मेरा उदाहरण सेम ही तो है। अमन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम दोनों राइट। साथ में पढ़ते थे वैसे दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो हाँ। मैं हम लोग दोनों साथ में डाउट सॉल्व करते थे। पेपर जब होता था हम दोनों अपने मार्क्स कैलकुलेट करते थे, मेरे कम रह जाते थे तो मैं डिप्रेस होता था, ये मेरे को संभालते थे या फिर इनके कम रह जाते थे तो ये रोने ही लग जाते थे ऑन द स्पॉट, और यार मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं होगा। लाइक दैट ऐसा होता था हम लोग के राइट। साथ। तो अमन, मैं अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे जानना चाहूंगा, बच्चों की तरफ हम्म। से एक क्वेश्चन है हम्म। कि जो करंट सिचुएशन है उसके हम्म। अंदर कैसे ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं डे टू हम्म। डे लाइफ के अंदर, अभी हाल फिलहाल तो आपको पता है कोरोना के कारण सब कुछ जो स्टडी है हमारी वो राइट। कंप्लीटली ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो अब तो घर बैठ के ही बच्चों को पढ़ाई करना है। पहले तो क्या होता था, बच्चा कोचिंग जाता था, कोचिंग में जाके वहां पर बैठता था, वहां के एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ता था, तो दूसरों को देख के वो खुद भी पढ़ता था, हम्म। दूसरों को जवाब देते हुए वो खुद भी सोचता था कि मैं क्यों नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, या सर की नजर भी उस पर होती थी कि यार ये राइट। बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, ये वाला बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। या लेकिन ऑनलाइन के अंदर जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ स्क्रीन के सामने, हम्म। तो एक एक बच्चे को वॉच पे रखना ये हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में मतलब मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। राइट। बच्चे मतलब कर रहा है नहीं कर रहा है ये हमको भी नहीं पता है। एक रूम के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, उसके माँ बाप उसके पेरेंट्स आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़, मतलब वो कहाँ गड़बड़ हो रही है उसको भी पता नहीं चल रहा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मोबाइल वाला डिस्ट्रैक्शन हो गया, और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से। राइट। राइट। तो वो कैसे अवॉइड करें, मतलब वहां बेसिक पर अपन कैसे जीत पाए उन चीजों राइट। बेसिकली अगर बात करें, डिस्ट्रैक्शन दो टाइप के हैं। अभी सब लोग सिंस घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक तो घर का से? हाँ, डिस्ट्रैक्शन हो हाँ, गया, भाई घर में कुछ फंक्शन चल रहा है, घर में लोग बातें कर रहे हैं। दूसरा, आप सिंस मोबाइल पे सारी हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास फेसबुक का हाँ, नोटिफिकेशन हाँ, आ रहा है, हाँ, आपके पास व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास आपके पास नोटिफिकेशन आते होंगे। डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक सिंपल तरीका है, जो ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचाएगा, वो है आपका ड्रीमिंग। अगर एक बार आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो कि आपको आईआईटी जेईई क्लियर करना है, और आई एक स्टेप और आगे सोचो उसकी कि आईआईटी जी क्लियर करोगे तो उस दिन आपके घर वाले कैसा महसूस करेंगे, आप कैसा महसूस करोगे, आपके दोस्त आपको बधाइयां दे रहे होंगे, आपके रिलेटिव्स आपको अच्छे बधाइयां दे रहे होंगे, पेरेंट्स कितने खुश होंगे, पार्टी हो रही होगी। और इसका थोड़ा अपोजिट भी सोचो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1 महीने तक मायूसी छाई रहेगी। लोग
सोचते हैं यार क्या हो गया, मतलब 2 साल की मेहनत चली गई है, फिर से 1 साल मेहनत और करनी पड़ेगी दोबारा एग्जाम देने के लिए। अगर आपने दो चीजें सोच ली ना, तो ना कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएगा ना, तो आप सबसे पहले एनालाइज करोगे यार ये 5 मिनट का डिस्ट्रैक्शन मेरे 2 साल बर्बाद कर सकता है। तो वहां से आपकी विल पावर बढ़ेगी, और विल पावर एक बार बढ़ी तो आपको फिर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शन उन्हीं लोगों के लिए आता है जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता लाइफ में। जो चीजें होती है ना टालने वाली चीजें, कि यार अभी नहीं, चलो कल पढ़ाई कर लेंगे, अभी तो 2 साल बचे हैं, 1 साल बचा है। आप एक एक दिन करके जब 2 साल बर्बाद कर दोगे, या 2 साल का आपने छोटा सा टाइम भी बर्बाद किया ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं लगभग, और उसमें से कितने सारे लोग तो हम्म। कोचिंग कर रहे हैं और दिन रात पढ़ रहे हैं। अगर आपने 10 मिनट गवा दी रोज के, तो आपको प्रॉब्लम है। सबसे अच्छा है, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बोला था, टाइम टेबल बनाओ। सोशल मीडिया के लिए अगर टाइम देना है ना, तो टाइम फिक्स कर दो। भाई दिन में रात को 8 से 8:30 खाना खाने के बाद मैं सोशल मीडिया पे स्पेंड करूंगा, लेकिन इसके बाद किसी और टाइम पे सोशल मीडिया नहीं देखने वाला। तो जब तक आप डिस्ट्रैक्शन का अब टाइम ऐसा टेबल फिक्स अमन, नहीं हम तो करोगे। सोशल मीडिया क्या? हम लोग तो सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड ही करवाते हैं बच्चों को कि, बट एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे सब कुछ हम लोग को ग्रुप्स हम्म, पे लिंक्स डालनी होती है या फिर कुछ और जैसे वेबिनार लेना होता है, तो इसमें अब बच्चों को कहीं ना कहीं एफबी का यूज करना ही पड़ रहा है, व्हाट्सएप का यूज करना ही करना ही पड़ रहा है। पड़ेगा। अब उस व्हाट्सएप के कारण बच्चा मतलब डिस्ट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर पर्सनल बिल्कुल मैसेजेस आ आपने रहे जो हैं, बोला। जो पर्सनल मैसेजेस आ हम्म। रहे हैं फेसबुक, उनको एक अब टाइम डेडिकेट कर दो, 10 मिनट 5 मिनट। अगर आप वो पूरा आप किसी को रोकोगे ना किसी तरीके से, तो लोग, इच्छा तो आती है यार, अंदर से एक उत्सुकता होती है। तो या तो आप इतना अच्छा सही सेल्फ बात है। कंट्रोल हाँ। हो आपको, भाई सब कुछ रोक दो, नहीं रोक पा रहे हो तो टाइम डेडिकेट कर दो, लेकिन बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, बीच में मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। अगर मैंने व्हाट्सएप खोला एक लिंक खोलने के लिए जो मेरे सर ने मेरे से शेयर किया है, तो वो लिंक ही खोलना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा आते हैं घर के डिस्ट्रैक्शन। हाँ। अब जिस समय आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने घर वालों को अपना टाइम टेबल अच्छे से बताओ, भाई ये टाइम टेबल है, और कोशिश करके उस टाइम पे घर में कोई भी मतलब शोर शराबा ना हो, कोई भी मीटिंग ना हो, कोई भी फंक्शन ना हो। मम्मी भी आपको बार बार डिस्टर्ब करने ना, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो ना। मोस्ट ऑफ द घरों में मम्मी की आदत होती है कि मम्मी आपकी पानी पूछने आएंगी, खाने की पूछने आएंगी। तो मम्मी से एक बार क्लियर कम्युनिकेट कर लो, भाई बिल्कुल। 1 बजे मेरा इंटरवल होता है कि मैं खाना खाऊंगा। नहीं तो मम्मी को भी चिंता होती है, राइट? तो मम्मी की चिंता कैसे दूर होगी? बात करके दूर होगी। तो एक बार ये दोनों अच्छे से आपने हैंडल कर लिया ना, तो आई थिंक फिर डिस्ट्रक्शन की कोई दिक्कत है नहीं। आप अपने घर पे रह रहे हो, इसके अलावा और कोई तीसरा डिस्ट्रक्शन आएगा नहीं। बिल्कुल। मेनली यहाँ पर और एक और डिस्ट्रक्शन है अमन, वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ। एक गेमिंग का बहुत जबरदस्त बच्चों में, मतलब आप तो खुद गेमिंग की कंपनी में वर्किंग कर रहे हो, राइट। तो मतलब ये बहुत जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि वो पबजी गेम को जो है वो उन्होंने बैन कर दिया, लेकिन राइट। उसके अगले ही दिन बहुत सारे नए गेम भी वहाँ पर रिलीज हो चुके हैं। तो अब गेमिंग से कैसे बचे, मतलब वो क्या चीज है? यार वही जो मैं बोलूंगा, ड्रीमिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, आपको गेम खेलने का सही बिल्कुल। टाइम भी नहीं है। अगर आप जे का लक्ष्य हाँ, लेके अभी आगे नहीं है। चल रहे हो ना, गेमिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारा फ्री टाइम है। गेम का पर्पस क्या है? कि भाई मैं फ्री टाइम हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो चलो गेम खेल कर टाइम पास कर लेते हैं। या दूसरा, या तो आप ऐसे गेमर बन जाओ कि भाई मुझे प्रोफेशनल गेमर बनना है, पर उनका लक्ष्य जेई क्लियर करना नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है? उनको प्रोफेशनल गेमर बनना है। वो गेमर ही आपका बनेगा, लक्ष्य क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको जेई क्लियर करनी है ना, तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, और गेम एक लत की तरह आता है। अगर आप गेम खेलोगे, फॉर एग्जाम्पल पबजी का नाम लिया है, पबजी ना एक लत बन जाता है यार। आज आपने इतने लोगों को किल किया, इतनी लेवल पे पहुंचे, तो आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है। वो लत ना आप अपने एग्जाम में लाओ, कि भाई आज मेरे 120 नंबर आए हैं, तो अगली बार 140 लाने हैं, फिर 45 लाने हैं, 55 लाने हैं, 50 60 लाने हैं। तो वो जो लत है भाई इंप्रूवमेंट वाली ना, वो एग्जाम में होनी चाहिए, गेमिंग में नहीं होनी चाहिए। गेमिंग कभी कभार छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं, कि भाई कभी बहुत बोर हो गए, फ्रस्ट हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो रिफ्रेशिंग के लिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा गेम खेल लिया। बट आदत नहीं बनानी है, मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। टाइम लाइन का खेल होता है पूरा। एक बार कॉलेज में पहुंच जाओ, गौरव को भी पता होगा, कॉलेज में बहुत सारे गेम्स होते हैं, पूरी टीम बन के अच्छे से गेम खेलते हैं, कॉलेज लेवल के टूर्नामेंट्स होते अरे हैं। पूरे, मतलब पूरे पूरे ब्लॉक्स ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते थे और राइट, हॉस्टल खूब का गेमिंग हॉस्टल से करते थे, लेकिन कंपटीशन वो हो रहा है, मतलब फ्रेंड्स का कंपटीशन हो रहा है, प्राइजेस मिल रहे हैं बड़े बड़े। तो कॉलेज में जाके सारी बिल्कुल चीज बिल्कुल करेंगे ना वहां पे बड़े लेवल प्राइजेस पे। मिलते थे। छोटे छोटे लेवल बिल्कुल। पे क्यों गेम खेलना हम्म। है? 2 साल पढ़ाई करो, कॉलेज ले लो अच्छा वाला, और फिर बड़े वाले गेम्स खेलेंगे। आजकल तो ये ट्रेंड बना हुआ, कजिन, अरे वो कजिन फ्री है, मेरी मामा की बेटी फ्री है, मेरी बुआ की बेटी फ्री है, या लड़का फ्री है, जो भी बिल्कुल है, नहीं। अरे आजा अपन तो गोएंगे ऑनलाइन गेमिंग और करेंगे, ऐसा होपफुली सब बहुत कुछ कुछ अच्छा चल रहना, रहा तो है। 2 साल बाद मैं ही तो गेम खिलाऊंगा आप बच्चों लोगों यहाँ पर मतलब मेरा को। पर्सनल सजेशन बच्चों यहाँ पर यही रहेगा कि गेमिंग को अगर इंस्टॉल भी कोई सी भी गेम आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल करो, उसको तुरंत डिलीट करना, तुरंत। राइट। ये आपके लिए अभी राइट नाउ बिल्कुल बेकार चीज है। आपको जो भी अगर गेमिंग करनी है आफ्टर आप गेटिंग इनटू योर कॉलेजेस, ड्रीम्ड कॉलेजेस, आप बिल्कुल करिए उसमें। ठीक है ना? अभी आपने मतलब आपने एक स्टेप तो ले लिया, देखो 10th के बाद एक मेजर स्टेप लेना होता है
कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँ या फिर मैं नेट की तैयारी करूँ या मैं सीए के लिए जाऊँ या फिर मैं और अदर सेक्शंस के लिए जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं कोई तैयारी नहीं करना चाहता, मैं जस्ट 12 के बाद एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके अपने पापा का बिजनेस चलाना चाहता हूँ, बहुत सारे स्ट्रीम्स है। तो आपने तो राइट नाउ आप एक एडमिशन ले लिया है, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी और आप अच्छी तरीके से कर भी रहे हो, तो अब बीच में ये सब चीजें लाने का तो कोई मतलब बैठता भी नहीं। तो अमन, कुछ कुछ यहाँ पर चैट्स में मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन आए, जैसे मनीष का क्वेश्चन है, सर सेंटर कब खुलेगा? मनीष, ये तो पर्सनली मुझसे पूछना, आपको यहाँ पर पूछने की जरूरत ही नहीं है। ध्रुव पूछते हैं, हाउ टू मैनेज बैकलॉग्स, हाउ टू डू रिवीजन इफेक्टिवली एंड हाउ टू compete with the quota student, how to keep ourselves motivated always। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है ध्रुव ने, ये मजा भी आएगा इसका आंसर बैकलॉग कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, आप बताइए। अभी मैं जितना मुझे पता है आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ऑलमोस्ट आधा साल निकल गया आप लोगों की प्रिपरेशन का और अभी भी 1.5 साल बचा हुआ है। अगर अभी भी स्पीड अपन ने नहीं पकड़ी है और कोचिंग की स्पेस से अपन नहीं चल पा रहे हैं, स्लो हो गए फॉर सम रीजन, कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया या हम लोग समझ नहीं पाए, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं था, अभी 1.5 साल का बहुत अच्छा प्लान है आपके पास, अच्छा टाइम है, अपनी प्लानिंग करो बड़ी लेवल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी आप लोगों ने ना कुछ दिन पहले सॉलिड स्टेट खत्म हुआ था, तो अगर सॉलिड स्टेट में कोई बच्चा वो 12th में हुआ था, अभी इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब मेरे सब्जेक्ट की अगर बात। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ है कुछ दिन पहले और मान लो किसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया और वीक हो गए, तो एक तो शायद इंस्टीट्यूट में ना पूरी व्यवस्था रहती है डाउट सेशंस क्लियर करने की वगैरह की, बट जो करंट टॉपिक चल रहे हैं पहले उन पे फोकस करो। अभी पुराने के चक्कर में नए टॉपिक को वीक नहीं करना है, करंट टॉपिक पे फोकस करो, उसका रिवीजन करो, उसको स्ट्रांग बनाओ। जब आपको लगेगा वो चैप्टर स्ट्रांग हो गया, बीच में आपको टाइम मिलेगा, मे बी आप डिसाइड कर लो कि हफ्ते में 5 घंटे में निकालूंगा बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, और जब वो हफ्ते में 5 घंटे आपने मान लो संडे फिक्स कर लिया, सैटरडे फिक्स कर लिया, जिस दिन आपकी क्लासेस कम है बिल्कुल भी नहीं है, उस दिन आप बैकलॉग वाला सब्जेक्ट लो और उसमें भी प्लान कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए मैं टोटल 10 घंटे डेडिकेट करूंगा और उसके अंदर अपना डाउट्स क्लियर कर लूंगा, फिर इस चीज का रिवीजन सेकंड करूंगा अगले महीने, ताकि वो चीज मजबूत हो जाए। तो अगर आप कितने मुश्किल से 15 चैप्टर कंप्लीट होंगे अभी, 15-20 गौरव, राइट? तो 15-20 चैप्टर का बैकलॉग क्लियर करना आपको भी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से 3 सभी सब्जेक्ट को मिला के तो 15 भी बहुत कम हुआ, हाँ उतना हुआ होगा, तो आराम से आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। वैसे बैकलॉग इतने सारे चैप्टर का कभी रहता नहीं है, मुश्किल से 2-3 चैप्टर का रहता है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस प्लानिंग मुश्किल से 2-3 चैप्टर का ही बैकलॉग रहता है ध्रुव से, राइट। इसमें एक चीज और भी आती है, तो ध्रुव इसमें मेरा भी एक पर्सनल सजेशन आपको ये जाएगा। हाँ यस गौरव, एक मिनट अपन, मैं बोल रहा था ध्रुव आपसे कि इसमें पर्सनल मेरा भी सजेशन ये रहेगा कि बेटा, जैसे आपका टेस्ट आपका जनरली मेजरली आपका जो टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट जब भी होगा आगे जाके, वो संडे को होता है आपका। तो संडे के बाद आपका नेक्स्ट 21 डेज या 25 डेज बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है, ठीक है ना? तो जैसे आपका फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स आपका जो बैकलॉग आप जो बोल रहे हो ना, वो बैकलॉग पे आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। तो सपोज आपका मान लो एटॉमिक ही बैकलॉग में आ गया, आपने कुछ लेक्चर्स के अटेम्प्ट नहीं किए, आपने उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, डीपीपी जो मिली या शीट जो मिली वो आपने उसमें अच्छी तरीके अटेम्प्ट नहीं करी, तो आप के कॉन्टेक्ट आइए सबसे जल्दी और उनको बताइए कि सर ये लेक्चर मेरे छूट गए हैं, कहाँ से कवर करूँ, कैसे कवर करूँ। हालांकि आजकल सब कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाती है, फैकल्टी से जब बात करो आप वो तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। उसको कवर करने के बाद तुरंत आप उसके होमवर्क पे भी अटेम्प्ट करने लग जाइए, तो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर ही आपका वो जो चैप्टर जो बैकलॉग हो रहा है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक और अमन यहाँ पर एक क्वेश्चन और है इनका कि कोटा वाले स्टूडेंट के साथ कैसे कम्पीट करें। अब हम दोनों तो कोटा के ही पढ़े हुए हैं तो वो यहाँ पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। पहले मैं माइंडसेट बताता हूँ, कोटा स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है। सिंस अब हम कोचिंग में पढ़ते थे और आसपास के सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोटा में ना 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो सीरियसली जेई क्लियर करने आए हैं, दूसरा जो मजाक मजाक में आ गए। तो मजाक मजाक वाले स्टूडेंट्स को तो साइड में रखते हैं, जो सीरियस वालों का ग्रुप होता है ना, कॉलेज जब आप अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जाते हो, पढ़ाई करते हो, इवन इंटरवल्स में लोग क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। जिस पीजी में आप रह रहे हो, जिस हॉस्टल में आप रह रहे हो, वहां पर भी सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, तो वहां पर भी सब वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो माहौल वो बन जाता है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉम्पिटिशन चल रहा है। बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज जो मैंने और गौरव ने जनरली की है, हमने कभी ज्यादा किसी से कंपटीशन किया नहीं है। हम लोगों ने अपने आप से कंपटीशन किया है, मतलब अगर मेरे नंबर इतने आए तो मुझे अगले एग्जाम में इससे अच्छे नंबर इंप्रूव करने हैं, उसके अगले एग्जाम में उससे अच्छे नंबर इंप्रूव करने हैं, और ज्यादा किसी से डिस्कस भी कुछ नहीं करना है। एक अच्छा फ्रेंड बनाइए। मेरे केस में गौरव बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, कभी कोई डाउट आ गया है तो गौरव से पूछ लिया, गौरव ने मुझसे पूछ लिया, और मेरे हिसाब से मैंने कभी कोई लेक्चर मिस भी नहीं किया है। कोशिश करके, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, जब तक आप लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं,
ये लेक्चर हम लोगों ने सारे बहुत अच्छे से ट्राई अटेंड किया। करिए। कोटा वालों का एक ही एडवांटेज होता है, हमारे एग्जाम्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं कोटा में, वाइब्रेंट एकेडमी हो गया और भी कोचिंग्स हैं, एग्जाम्स वो बहुत तो अब ज्यादा सब होते जगह हैं, एग्जाम्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। राइट। और वो फिजिकल सब एग्जाम जगह देने में ट्रेंड मजा हो भी चुका आता है, है। कंटिन्यूस एग्जाम है। तो एग्जाम से एक प्रैक्टिस बनती है। जो लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके वो एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आती, उतनी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो प्रैक्टिस करते रहना है, पुराने पेपर्स उठा लो, पता करो कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, वो आपके सर आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। तो कुछ चीजें होती है ना कि हाँ, जो वेटेज ज्यादा अच्छा, अगर आपने वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बट बेस्ट तरीका है खुद को इम्प्रूवमेंट करो। आप अगर ये लक्ष्य बना लोगे आज 100 नंबर आ रहे हो और अगले एग्जाम में 200 नंबर आए ना, तो प्रैक्टिकली फीजेबल भी नहीं है चीज, आप डिप्रेस भी हो जाओगे। तो टारगेट भी ऐसा सेट करो जो आप फीजेबल कर सकते हो। जैसे कि अभी 1.5 साल बचा है, आज किसी के नंबर 100 आ रहे हैं और कट ऑफ मान लो 160 180 के आसपास कुछ जा रहा है, तो आराम से प्लान बनाओ कि अगले 1 साल में मुझे कभी कट ऑफ के नीचे नहीं आना, उसके बाद भी 6 महीना है और इंप्रूव करने के लिए आपको। तो इस टाइप के हिसाब से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जैक्टली, ये वो कैसे स्ट्रेटेजी आगे ले बहुत जाना अच्छी है, है। राइट। ये बिल्कुल राइट स्ट्रेटेजी बताई है अमन ने कि आपका जैसे जेई का एग्जाम है, और जेई के एग्जाम में जनरली अगर एनआईटी हमको प्रिफर्ड रहता है कि हम जेई मेंस अगर दे रहे हैं तो मतलब एनआईटी तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए जो कट ऑफ जनरली रहता है वो 150 प्लस ही रहता है, ठीक है ना। इनफैक्ट 180 प्लस आप मान के चलो, इस साल का तो सिनेरियो बहुत ही उल्टा पुल्टा था। तो 180 प्लस मतलब आपको हर केस में 180 प्लस कैसे भी करके स्कोर करना है आपको हर टेस्ट के अंदर। आपका मेंस का जब भी टेस्ट होगा तो 180 प्लस, आपके 160 आते 150 आते तो आप देखो कहाँ लैग कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में आपका वीक आ रहा है, ये सब कुछ क्या होता है, ठीक है ना। ध्रुव का क्वेश्चन है कि ये सर ये कट ऑफ क्या होता है। ध्रुव कट ऑफ मतलब आप समझ के चलिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने, जैसे लिए आपका स्कूल एग्जाम होता था तो उसमें पास होने के लिए आपके 33 मार्क्स कंपलसरी होते हैं, वैसे के वैसे यहाँ पर जेई में क्वालिफाई करने के लिए मतलब 10 लाख बच्चे देते तो 10 लाख में से ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे के आसपास जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं। तो उसका एक कट ऑफ होता है, वो बच्चे जो मार्क्स उस मार्क्स के क्रॉस कर जाते तो उनको वो क्वालिफाई हो जाते, ठीक है ना। राइट। हाँ, तो ध्रुव आप बता दिया है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हर्ष दावेरा जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू गेन कंसंट्रेशन इन स्टडीज। मतलब जब हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हालांकि सब कुछ अभी तो कंसंट्रेशन कैसे किया जाए। ठीक है। जो कंसंट्रेशन की ट्रिक्स मैं और गौरव अपनाते थे और जो अभी के लिए आप सिंस ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो ट्रिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बट फंडे वही रहते हैं। बेसिक सा फंडा ये है कि अगर आपका एक्चुअली कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, जो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि यार पढ़ाई करने बैठे 5-10 मिनट 15 मिनट पढ़ाई किया और बोर हो गए, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप फेसबुक वगैरह चलाने लगे हो या सोने का मन कर रहा है, बहुत सारे लोगों को नींद आने लगती है पढ़ाई करते करते। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा सुबह उठ के मेडिटेट करने लगे। दूसरी चीज, जो चीज मम्मी पापा बचपन में बताते हैं ना कि सुबह की पढ़ाई मायने रखती है, ये चीज मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव थी। सुबह जितनी जल्दी आप उठ सकते हो, 5 बजे 6 बजे, और वो जो आप पहला रन लेते हो 1-2 घंटे का पढ़ाई करने का, अगर वो आपका सेट हो गया है ना, सुबह घर में कोई शोर शराबा नहीं रहता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, सब बढ़िया। तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है आपके कंसंट्रेशन में। जैसे जैसे आपकी एनर्जी दिन बढ़ेगा और आपकी एनर्जी लो होगी ना, आफ्टरनून आएगा और इवनिंग आएगी, आपकी एनर्जी लो होगी और आपका कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाता है। कंसंट्रेशन और आपकी जो एनर्जी है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा बॉडी में, उतना ज्यादा आपका अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा। दूसरी चीज, ड्रीम करो। अगर अभी पढ़ाई नहीं की तो कब, अगर पढ़ाई नहीं की तो ये नुकसान होगा। आप ये बार सोचोगे ना कि भाई प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है आपके, पढ़ाई कर ली तो क्या क्या फायदे मिल सकते हैं आपको, पढ़ाई नहीं की तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो चीज करो। तीसरी जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई कंसंट्रेशन लूज होने का, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं बहुत ही बोरिंग टॉपिक पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये होता है ना। अगर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, नींद आने लगेगी, आप बुक बंद करके सो जाओगे, कहोगे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, सो के टाइम यूज कर लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है, नहीं करना है बिल्कुल भी ऐसा। हमारे टाइम पे रिजिड बॉडी करके एक फिजिक्स में चैप्टर होता था, वो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर होता था, लोगों को समझ में नहीं आता था भाई कैसे क्या होगा सारा। तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, बोरिंग सा भी लगता था, सब कुछ होता था। तो जो ट्रिक मैंने पर्सनली यूज की थी वो ये कि भाई आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आराम से आधा घंटा लगेगा क्योंकि आपको आता नहीं है वो सब्जेक्ट, आधे घंटे पढ़ाई करके उस क्वेश्चन को बंद कर दो, एक साथ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व मत करो, और फिर आपको जो चीज पढ़ने में अच्छी लग रही है उसको पढ़ाई कर लो, और फिर एक ब्रेक लेके फिर रिजिड बॉडी पे जाओ। तो दिन भर में 3-4 क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर लो, और फिर क्या होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे ना, फिर आपको वो चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा। और एक बार बोरिंग नहीं लगा तो नींद तो नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो बोरिंग वाले कंसेप्ट में आप इस टाइप की ट्रिक्स अपना सकते हो, आधे आधे घंटे के शॉर्ट बिल्कुल रन लेंगे हम लोग, राइट।
शॉर्ट में सब टॉपिक्स ले लीजिए, आप सब टॉपिक्स को रिवीजन करते रहिए, मतलब उसको पढ़ते रहिए, उसकी रिकॉर्डिंग आपने ढंग से देख ली, उसके क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनने लग जाएगा वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है अमन, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया यहाँ पर। राइट। और भी है यहाँ पर, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या हुआ है ये। कंटिन्यू पढ़ने के बाद ऐसा क्या करें कि जिससे माइंड रिफ्रेश हो जाए। मतलब मनीष भाई साहब हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है ना, बहुत गलतियां भी करते हैं क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर पहली बार में सही आंसर नहीं देते पहली बार तो राइट। तो वो बोलते सर कंटिन्यूस पढ़ने के बाद ऐसा क्या करें कि माइंड फ्रेश हो जाए। बेसिकली एक चीज बहुत है, टायर्ड फील करते हैं, मतलब वो ऐसे बोलना देखो चाह रहे आप टायर्ड फील कर रहे हो दो कारण से। एक मेंटल टायर्डनेस है कि आप 4-5 घंटे एक जगह बैठे रहे हो, आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने की कोशिश की है, तो आप मेंटली टायर्ड हो रहे हो। दूसरा, 4 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ाई करना फिजिकली टायरिंग भी होता है। तो अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो ना, पहले उसका लॉजिक समझो कि भाई टायर्ड क्यों है। अब मेंटल को भी अपन को रिफ्रेश करना, बॉडी को भी रिफ्रेश करना है, तो भाई कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बट स्पोर्ट्स तो आज के टाइम में उतना अवेलेबल है नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अपने घर के टेरेस पे बिल्कुल चले जाओ, बिल्कुल। घर के बाहर चले जाओ, वॉक कर लो, हम्म 15 मिनट 20 मिनट वॉक करो। और वॉक करते करते भी ना आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स लाओ कि भाई मुझे ये करना है, मुझे इस टाइप से अपना प्लान बनाना है, मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूँ। जो बचपन में अपन सोचते हैं ना, पायलट बनेंगे, ये करेंगे, सारे करेंगे, अभी पिक्चर क्लियर है, आपको खुद इंजीनियर के बनना है। बारे में खुद को टाइम डिवोट। खुद को टाइम दो, हम्म अपने साथ टाइम स्पेंड करो। हम्म आपका लाइन क्लियर हो गया भाई, जेई क्लियर करना है और इंजीनियर बनना है, तो भाई इंजीनियर में कौन सी ब्रांच लूंगा। अगर जेई में सिलेक्शन हो गया तो थोड़ा एक स्टेप आगे सोचो, मुझे ये ब्रांच मिल जाएगी, फिर मेरा वहां पर प्लेसमेंट हो सकता है, या मैं आर एंड डी में जाऊंगा, या मैं खुद की कंपनी खोलूंगा। इस टाइप के इमेजिन लाओगे ना, तो अंदर से अपने आप एनर्जी आती है काम करने की। भाई आपको पता है अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करोगे तो आउटपुट में आपकी कंपनी खुल रही है, आउटपुट में आपका कैरियर बहुत शानदार है, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, आपकी इज्जत बढ़ रही है। तो इनपुट मैट्रिक और आउटपुट मैट्रिक बहुत क्लियर रखो। वॉक कर रहे हो, आपकी शरीर की थकान दूर हुई है, एक पॉजिटिव थॉट साइकिल चल रही है आपके माइंड में, तो आपकी माइंड की थकान दूर हो गई है। और फिर आप जो चाहोगे दोबारा पढ़ाई करने बैठ सकते हो, आपको जो भी करना है आप आराम से वो चीज कर सकते हो उसके बाद। सिंपल सा तरीका है ये। इसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं रिफ्रेश करने की। कुछ लोगों को 15 मिनट की नैप ले लेते हैं, बट 15 मिनट की नैप से जो शरीर की बिल्कुल। बैठने वाली थकान है ना, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। 15 मिनट की नैप कब चाहिए होती है, जब आपने फिजिकल कुछ काम किया है, तो 15 मिनट की नैप चाहिए। अब आपने फिजिकल बहुत ज्यादा काम कर लिया है, ठीक है, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लेते हैं घर पे ही। भाई आपने 5 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज कर ली, कुछ लोग घर पे मम्मी पापा से बात कर लिए, अपने फ्रेंड से बात कर ली 10-15 मिनट, तो आपकी मेंटल टायर्डनेस दूर हो गई है। तो अलग अलग तरीके हैं, जो भी आपको सूट करता है आप वो कुछ कर सकते हो। सर अब अमन एक और बहुत अच्छा यहाँ पर डाउट आया है अभिजीत दीक्षित की तरफ से। हाँ। ऑलमोस्ट मतलब इन्होंने लास्ट ईयर एनटीएससी क्वालिफाई भी किया था, अरे गुड। ठीक है ना। हाँ, और अभी हमारे पास वाइब्रेंट में पढ़ रहे हैं। बढ़िया। इनका डाउट है कि सर बहुत फ्लक्चुएशन आता है स्टडी में, कभी तो पूरा दिन पढ़ाई कर लेता हूँ और कभी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता हूँ, मतलब हाँ, ऐसा हो जाता है इनके साथ। ये वाली जो तो स्थिति है उसका ना, क्या है? हाँ, ये जो फ्लक्चुएशन वाली स्थिति है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं ना, तो स्टेबिलिटी नहीं इसमें है। आदमी लेजी पड़ जाता है, लेजीनेस राइट आ जाती है उसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। राइट। आप इसको ऐसे देखो ना, एक होता है 100 मीटर रेस और एक है आपका मैराथन। मैराथन में क्या स्ट्रेटेजी होती है, आप स्लो दौड़ो लेकिन लंबा दौड़ो, तब जाके आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। 100 मीटर रेस में क्या बिल्कुल है, बिल्कुल। स्प्रिंट लो और तुरंत जो सबसे आगे पहुंचेगा वो जीतेगा। बट क्या मैं 100 मीटर रेस वाली स्ट्रेटेजी मैराथन में यूज कर सकता हूँ? नहीं। अगर आप उतनी स्पीड से भाग गए, आप थक जाओगे और मैराथन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे? आप बीच में गिव अप कर दोगे। तो अगर आप कभी ऐसा रन ले रहे हो ना कि भाई 16 घंटे 20 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली, मेरा पर्सनल सजेशन है ऐसा मत करना। आराम से स्लो ग्रेजुअली पढ़ाई करो, अपना टाइम टेबल फिक्स करो। 4 घंटे पढ़ाई की, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 4 घंटे पढ़ाई की, फिर ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेना बहुत जरूरी, नहीं तो आप इतने टायर्ड हो जाओगे कि आपका मन ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैंने 24 घंटे 18 घंटे लगातार पढ़ाई की, चलो अगले दिन पूरा छुट्टी ले लेते हैं। आपने जो एक दिन का ब्रेक लिया है ना बीच में, उसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट भूल जाओगे। लेकिन आप जो 4-4 घंटे पढ़ते जा रहे हो एक एक घंटे का ब्रेक लेके, उसमें आप कंसेप्ट नहीं भूल रहे हो। 1 घंटे में कुछ नहीं भूलोगे, लेकिन 24 घंटे में बहुत कुछ। दूसरी चीज, अगर आपने 18 घंटे 15 घंटे का स्ट्रेच लिया है, आप बीमार पड़ सकते हो। और सोचो अगर आप 10 दिन के लिए बीमार पड़ गए, तो कितने सारे बच्चों से आप पीछे हो जाओगे। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि कोटा के स्टूडेंट से कैसे कॉम्पीट करना है। अपने आप को फिजिकली फिट भी रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, तो अपनी डाइट का भी ध्यान रखना अच्छे से। ऐसा नहीं है आप कुछ भी खाए जा रहे हो, बीमार पड़ गए। बहुत सारे लोगों को होता है एग्जाम फियर होता है, प्लस आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है। एग्जाम फियर के कारण आपके हार्मोन्स वैसे हो रहे हैं, प्लस आपने कुछ उल्टा सीधा भी खा लिया, तबीयत खराब हो गई। सब कुछ आता था लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाए,
आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको ये होता होगा, सर मुझे सब कुछ आता है बस एग्जाम में नहीं लिख पाता आंसर, अरे ये एग्जाम में अभिजीत के कैलकुलेशन साथ ही नहीं हो होता पाता, राइट। है। उसका सबसे बड़ा कारण ही ये क्या है अभिजीत कि के साथ ही आपने होता है। एक दिन पहले कैसे टाइम स्पेंड किया, आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है कि नहीं दे रही है, आपका माइंड आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। कभी बहुत बड़े स्प्रिंट मत लो, थोड़ा सा पढ़ाई करो, रिलैक्स करो, पढ़ाई करो, रिलैक्स करो, कम करो, अच्छा करो। कम करने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। कम करने का मतलब ये कि भाई कोचिंग ने जो बता दी ना, ये सारी बुक्स हैं, अब ये नहीं कि मैंने उस कोचिंग का भी स्टडी मटेरियल ले लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, नहीं कर पाओगे। जो आपकी कोचिंग बोल रहा है, कोचिंग पे ट्रस्ट करो, उसके स्टडी मटेरियल को, उसके जो सर बोल रहे हैं उनको फॉलो करो अच्छे से, लेकिन ग्रेजुअल तरीके से। बड़ा स्प्रिंट बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, इन बच्चों की क्या थोड़ी आदत रहती है इनको, जैसे मान लीजिए आज मैंने कुछ 50 to 60 क्वेश्चन दे दिया, राइट। तो ये क्या है अभिजीत की स्पेशली और इसके हाँ। बैचमेट्स की मैंने देखा है कि वो 50-60 क्वेश्चन करके बैठ जाते हैं। राइट। तो बोलते सर और होमवर्क दे दो, या फिर हम सर खाली बैठे हम, ऐसा हो जाता है इन लोगों के साथ। खाली नहीं बैठना, तो रिवीजन करो उसके। मतलब यहाँ पर अभिजीत अभिजीत यहाँ पर रिवीजन वाला पार्ट भी होता है बेटा। अब जैसे आप अपन 11th एंडिंग पे आ रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब दिसंबर जनवरी तक अपन 11th एंड कर लेंगे, तो अपना मतलब काफी कुछ पोर्शन हो चुका है। तो बेटा अपन पुराने पेपर जो मैंने क्लास टेस्ट लिए उसको उठा के एक बार फिर से भी अटेम्प्ट कर ले, जो क्वेश्चन नहीं है उनको कर लो, जो शीटें मैंने आपको क्लासेस में दी है वो आप उनको उनके, मैंने आपको बोला है कि हर क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उस पर आप उनको सर्कल लगाना ही लगाना है, उन सर्कल को वापिस से री अटेम्प्ट करना है अपन को। तो वो वहां पर अपन स्ट्रेटेजी लगाए, मतलब अपन पूरे दिन भर खाली बैठना या पूरा एक बहुत लंबा गैप दे देना अपने आप को, वो बेकार होगा। हम एक लंबे टाइम के लिए तैयारी करने वाले हैं, तो लंबे टाइम के लिए अपने आप को ऐसा सेट करना है कि हाँ भाई कंटिन्यूअसली लग रहा है कि हाँ पढ़ाई होती जा रही और ग्रेजुअली लेवल बढ़ता जा रहा है, और अपने टेस्ट के अंदर अपना स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है अपन उसको भी जरूर एक बार फोकस करें। हालांकि अभिजीत का तो मैंने देखा है कि काफी कुछ ये मतलब ठीक ठीक सा स्कोर कर रहा है, लेकिन ये आदत बेटा बहुत गंदी है, इसको अपन को सुधारना है कैसे भी करके, इसको अपन वर्कआउट करना बहुत जल्दी स्टार्ट करें। मयंक का क्वेश्चन आ गया है, बहुत मतलब काफी देर से बोल रहा है कि सर सीटिंग कैसे करें, खास करके जब गौरव सर एडवांस की पूरी शीट दे देते हैं। तो मैंने भाई पूरी शीट मैंने दी तो है, तो उसके लिए मैं चलो सर मैं इसका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। तो मयंक वैसे तो अमन ने बताया है कि कैसे अपन ब्रेक के अंदर मतलब ब्रेक ले लेके अपन स्टडी कर सकते हैं। और हालांकि जब हम लोग भी शीट देते हैं तो मैं भी मेक श्योर करता हूँ कि मैं एक दिन में आपको पूरी शीट करने की नहीं बोलता। अगर मैं देता हूँ आपको हफ्ते भर का टाइम या 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ, प्रॉपरली 1 वीक का मैं आपको टाइम देता हूँ पूरी शीट को कंप्लीट करने का। तो बेटा उसमें ये होता है कि आज अपन ने बैठ के एक्सरसाइज 1 कर ली, 1 के अंदर 50 to 60 क्वेश्चन है, तो अपन ने उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अपन ने सुबह 30 क्वेश्चन लगा लिए, शाम को 30 क्वेश्चन लगा लिए, 1 अटेम्प्ट में बैठ के 30 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन आराम से बच्चे 1 घंटे के अटेम्प्ट में बैठ सकते हैं, क्योंकि जेई के अंदर भी आपको 2 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। चलो अपन घर पे अटेम्प्ट करते हैं, 1 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन अपन उसको एक अटेम्प्ट एक सिटिंग में बैठ के इतने क्वेश्चन कर लिए, दूसरी सिटिंग में बैठ के इतने क्वेश्चन कर लिए, फिर अपन अगले दिन बैठेंगे, कोई क्वेश्चन बैंक होता है हमारे, उसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट किया, फिर एक्सरसाइज 3 होती है, ऐसे करके 4 एक्सरसाइज होती है हमारी शीट के अंदर जनरली। तो बेटा 1 हफ्ते का टाइम क्यों दिया? वो इसीलिए तो दिया आप लोगों को। अब आप सोचो कि नहीं मैं तो सर मंडे को डिस्कस करने वाले और मैं संडे को बैठ के पूरी शीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता मयंक। यहाँ पर आपको उसको ब्रेक डाउन कर करके उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है मयंक, मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी तरीके से आपका जवाब मिल चुका होगा, है ना? चलो ध्रुव का एक और क्वेश्चन है, सर सुबह उठने का रूटीन कैसे बनाए? तो मनन अमन सॉरी आप ये बताइए कैसे करें। सुबह उठने के लिए अगर मैं जो बोलता हूँ ना, आप जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो उसका इनपुट मैट्रिक क्या होगा। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। ये नहीं होगा रात को 2 बजे तक पढ़ाई की और फिर आप सोचो सुबह 6 बजे उठना है। 2 चीजें होती हैं इधर, हर इंसान का अपना अपना टाइम टेबल होता है, बॉडी साइकिल होता है। मोस्ट ऑफ द लोग प्रेफर करते हैं भाई सुबह जल्दी उठ के अगर आप पढ़ाई कर सकते हो ना, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, प्रूवन टाइम है। मतलब ये बचपन से देखते आ रहे हैं, जिस दिन आप सुबह पढ़ाई करते हो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है। तो जो जनरली टाइम एक बार आप पढ़ने बैठ गए ना सुबह के लिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि एक बार पढ़ने बैठ गए बस आप, और आपने कॉपी खोल दी और आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठ गए, तो फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला, आप बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाले हो। राइट। तो मतलब मयंक यहाँ पर यही सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि मतलब बस एक बार बैठना है बेटा। मतलब देखो वो अगर आपने वो देखा होगा शायद बीच में एक अनअकैडमी की एक बहुत अच्छी वो भी आई थी आपको याद हो तो कोटा फैक्ट्री एक सीरीज करके आया था, एक बहुत फेमस हुआ था बीच में, तो उसमें जीतू भैया थे हमारे। तो जीतू भैया ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, वो मैं भी बच्चों को बोलता हूँ, 21 दिन आप उस चीज को फॉलो करके देखो, 22वें दिन से अपने आप फॉलो होना स्टार्ट हो जाती है। 21 दिन में आदत बन जाती है।
काम करना स्टार्ट करो, आप अपने आप ही उस चीज को अपने डेली रूटीन लाइफ में लेके आ जाओगे कैसे भी करके। ये मतलब प्रूवन फैक्ट है, कोई इसमें कोई दिक्कत और सुबह उठने में ना सिर्फ 5 मिनट आपके डिफिकल्ट होते हैं। जब आप उठ रहे हो ना, उठ के तुरंत मुंह धो लो और बैठ जाओ। जैसे ही आपने इतना कर लिया ना, आपकी सारी नींद उड़ जाएगी। और आपको ना रात को बस जल्दी सोना है, इतना करना है। प्लस एक टाइम टेबल डिसाइड करो, जरूरी नहीं सबको 6 बजे उठना है। अगर आपकी बॉडी 6 बजे कंफर्टेबल है तो 6 बजे उठो, 6:30 पे कंफर्टेबल 6:30 पे उठो या 7 बजे उठो, बट ज्यादा डिले नहीं करना है इसके बियॉन्ड। तो अपना टाइम टेबल आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है 6 बजे के पहले भी उठते हो, तो बट सुबह उठ के एक रिवीजन लेना स्टार्ट करो, फिर वहां से आपका दिन स्टार्ट हो जाएगा। अब वैसे आप ये भी कर सकते हो बच्चों की, इसमें आप जस्ट मतलब जैसे ही सुबह उठते हो आप अपना रूटीन सेट कर लो कि इतनी बजे तो मेरी क्लासेस है, इस क्लास में ये डिस्कस होने वाला है। तो क्या ये डिस्कस जो होने वाला है क्या वो होमवर्क मेरा कंप्लीट है? अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको रख दो कि हाँ ये मुझे कंप्लीट करना है, इतने टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाई चांस मान लो आप पहले से होमवर्क करके बैठे हो, आपके पास इनफ टाइम है अब, तो आपको पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करना, मतलब आप एक डेली रूटीन सेट कर दो अपना टेस्ट के हिसाब से कि हाँ भाई मेरा 10 दिन बाद टेस्ट, और 10 दिन बाद वाले टेस्ट में फुल कोर्स आता है। मतलब हमारे वाइब्रेंट के टेस्ट के अंदर हम जनरली हम टिल टॉट तक ही लेते हैं हमेशा, अच्छा। मतलब फिक्स पार्ट है अपने जो हम लोग पढ़ते थे, हमारे इसमें तो एक एक दो दो टॉपिक राइट। देते थे वो, लेकिन हमारे इसमें क्या हम लोग टिल टॉट तक ही देते हैं, पूरा मतलब लेते शुरू हैं, से बढ़िया, लेके आखिरी तक जितना भी। एकदम बढ़िया। हम्म। तो वो क्या इफेक्टिव भी होता है, उसमें बच्चे को लगता है कि हाँ भाई पूरा 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 पढ़ना है, तो बार बार रिवाइज होता जाता है उसका। बढ़िया। तो बेटा यहाँ पर ये इसी टाइप से आप उस पेज पे लिख दो सुबह उठते थे कि मुझे आज रात को 11 बजे तक या 11:30 जब भी आप सोते हो उस टाइम तक मुझे ये काम करना है। मतलब आप आफ्टर लेक्चर वाला भी शेड्यूल बना के रखो। जैसे ही लेक्चर होता है, अमन ने बताया कि आपको उसको 15 से 20 मिनट देके उन लेक्चर को तुरंत रिवाइज भी करना है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया वो हमने लिख लिया, तो वो तो टीचर का पढ़ाया हुआ आपने लिखा ना। अब आपके दिमाग में कुछ और नई चीज आई तो उसको भी तो आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है उस कॉपी के अंदर। कुछ आपको लगता है कि यार ये डाउट रह गया मेरा, ये मुझे समझ नहीं आया, आप तुरंत एक बार रिकैप करोगे ना उस लेक्चर को, तो आपको कुछ डाउट भी जनरेट होंगे और हो सकता है कुछ नए कॉन्सेप्ट भी जनरेट हो गए, क्योंकि उस टाइम आप टीचर के फ्लो में सोचते हो। जो टीचर जैसे जिस हिसाब से आपसे सोच दिलवाता है कि हाँ ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को सोचो, तो आप उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब अपन ठंडे दिमाग से उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचते हैं तो एक नया तरीका भी निकल के आ जाता है। हो सकता है वो आपके फैकल्टी से शॉर्टकट भी तरीका हो। तो आप वो 15 से 20 मिनट के रिकैप के अंदर उस पर्टिकुलर जो आपने लेक्चर पढ़ा है उसको आप मतलब अच्छी तरीके से स्टडी करिए। उसमें जो फॉर्मूले आए हैं उन फॉर्मूले को हाईलाइट आप जरूर करिए, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी होती है, आपको उसको करना चाहिए। और जो पूरा डे जब आप रात को सोने जाओ तो आप देखो कि आपकी लिस्ट में से कौन कौन से फैक्टर कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। आपने 10% किया, 20% किया, देखो हालांकि 100% तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आज पेपर लेके लिखूं कि मेरे को ये पूरे दिन भर में ये काम करना है, तो 100% तो मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं उसको 70% 80% तक खत्म कर देता हूँ। तो बेटा आप तो अभी स्टूडेंट हो, आपके पास और कोई काम नहीं है, मेरे को तो पढ़ाना भी है, मुझे तो अपना घर भी देखना है, मुझे बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ओनली स्टडी, सिर्फ खाना पीना और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो आपके केस में तो ये जो परसेंटेज है 80% से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में आपका 60% बैठे, 70% बैठे, आप देखो कितने पॉइंट्स आप कवर कर पा रहे हो। फिर अगले दिन आप इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रेटेजी बनाते जाओ, पर डे की आपका होता जाएगा। एक स्ट्रेटेजी तो ये होती है आपकी। दूसरी स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बताई गया कि क्लास के जस्ट होने के बाद आप अपने क्लास को बहुत मतलब उसको अच्छी तरीके से रिवाइज जरूर करिए। तीसरी स्ट्रेटेजी जो अमन ने बताई और मैंने भी आपको बताई कि जैसे आपका टेस्ट मान लीजिए आज खत्म हुआ, तो आप अगले 20 दिन का टारगेट सेट कर दीजिए, क्योंकि आपका 21वें दिन वापस से आपका टेस्ट होने वाला है। तो अगले 20 दिन के अंदर आपको ये सोचना है कि मेरे टॉपिक अभी कौन से वीक हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है वो आप खुद बताइए, खुद डिसाइड करिए कि मेरा अगर एटॉमिक वीक है या मेरा मोल वीक है तो कहाँ वीक है, कौन से वाले। देखो पूरा टॉपिक कभी भी वीक नहीं होता बेटा, टॉपिक में कोई सब पार्ट वीक होता है। जैसे मोल कंसेप्ट की बात करें तो पता चला मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट का जब भी क्वेश्चन आता है मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर श्रोडिंगर से जब भी क्वेश्चन आता है मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आप पर्टिकुलर उस पार्ट को जाके अच्छी तरीके से 1 घंटा 2 घंटा रिविजन दीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ये होता है प्रॉपर रिविजन का स्ट्रेटेजी। दूसरा रिवीजन का स्ट्रेटेजी ये भी होता है कि अपन क्या करें, पुराने जो चैप्टर्स हमने सॉल्व किए हैं, जो शीटें सॉल्व करी है, उन पर अपन सर्कल्स तो लगाते हुए चलते हैं। ये मैं आपको भी क्लास में हमेशा आदत बनाने की बोलता हूँ। वो सर्कल वाले क्वेश्चन आप जरूर री अटेम्प्ट करें, वो एक बहुत जबरदस्त रिवीजन का सोर्स होता है आपका। तो और भी क्वेश्चन है अमन
अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें। मनीष का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें। मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस कर रहे हैं उस एफिशिएंसी की अपन बात कर रहे हैं, राइट? तो एग्जैक्टली हाँ, उसको राइट, मान। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास। तो जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था, जो स्ट्रांग था मेरा मेरा मैथ्स काफी स्ट्रांग था, तो मैं सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करता था। और किसी भी क्वेश्चन पे ना 1.5 मिनट से ज्यादा स्पेंड करना ही नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में जाएगा ये क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व होगा या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुरंत सॉल्व होगा, मैं तुरंत उसे अटेम्प्ट करके आंसर टिक करके आगे बढ़ूंगा। अगर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग अगर आप लगाओगे ना 3-4 मिनट आराम से निकल जाते हैं, और ये एवरेज टाइम से ज्यादा है। आपको इतना एवरेज टाइम मिलता ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहले वाले जो आपका पहला जोन चल रहा है, पहले जोन में सारे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आपसे तुरंत हो रहे हैं। तो सारा मैथ्स, सारा केमिस्ट्री, सारा फिजिक्स। फिर दूसरे वाले जब मैं ये वाला जोन में जा रहा हूँ तो मुझे पता होता है कौन से क्वेश्चन में दिमाग लगा के सॉल्व हो जाएगा, और कौन से क्वेश्चन में दिमाग लगाऊंगा तब भी पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। पहला टिक, भाई सॉल्व हो गया। दूसरा गोला, कि भाई इसको सॉल्व करना है। तीसरा, भाई बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन मार्क। ये 3 तीन साइंस में बिल्कुल सही। करता था एग्जाम में आंसर करने के लिए। फिर दूसरा लो, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है दिमाग लगाने से सॉल्व हो जाएंगे। और तीसरा, जो आपको पता ही नहीं था कि दिमाग लगाने से भी सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। इससे फायदा क्या मिलता है, आपने पहले सारे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, दूसरे आपने वो वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए जिनमें दिमाग लगाना था। इन केस अगर आपको टाइम कम भी पड़ता है तो आपके वही क्वेश्चन छूटे हैं जो आपको पता ही नहीं था आपसे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो आपका नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपने एक क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाना हो तो 15-20 मिनट खर्च कर दिए, जो कि कई बार हो जाता है, हम खुद का ईगो हर्ट कर लेते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। बिल्कुल 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 वो ईगो ये हर्ट नहीं काम करना है। ये काम करिए, अभिजीत जैसे बच्चे जरूर करते नहीं, वो हैं ईगो उनका ईगो बिल्कुल हर्ट बहुत नहीं जल्दी करना है एग्जाम में। अगर आपको पता चल गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट में एक बहुत ही अच्छी बॉल आई तो भाई प्लेट कर दो या आने दो विकेट कीपर के पास, मत छेड़ो, आउट हो जाओगे, आउट होने का खतरा है। और जो वीक बॉल है उसमें बिल्कुल 4 और 6, तो वीक क्वेश्चन है इसमें तुरंत आंसर अटेम्प्ट करो। जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन उसको रिस्पेक्ट देके आखिरी में छोड़ दो। टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा भाई तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं। 100% थोड़ी ना स्कोर करना है, 100% को टारगेट भी नहीं करना। मैं जब गया था एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, मैंने 70% ही अटेम्प्ट किया था भाई, 70% ही मेरा टारगेट है। और आखिरी के बचे हुए आधे घंटे में मैंने सिर्फ चेक कर लिया था कहीं मैंने ORS सीट भरते वक्त नंबरिंग तो गलत नहीं कर दी। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, क्वेश्चन 1 का आंसर क्वेश्चन 2 में भर देते हैं और पूरे आंसर नीचे से गलत होते चले हाँ, जाते हैं। ये पहले बहुत होती थी, आजकल तो ऑनलाइन हो चुका है, तो ये वाली मिस्टेक राइट, होती नहीं है तो जनरली। एकदम अच्छे से करना है, रिवीजन देख लो भाई कहीं कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर ली, गलत अटेम्प्ट तो नहीं किया। उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं एग्जाम सॉल्व करने में, दैट्स ऑल। अमन ने बहुत जबरदस्त टेक्निक बताई है किसी भी शीट को अटेम्प्ट करना है, किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो अमन ने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी बताई है, वो ही स्ट्रेटेजी आप अपने होमवर्क को अटेम्प्ट करने में लगा दें। बिल्कुल वो ही स्ट्रेटेजी। आपको सर ने पूरी शीट दी है या सपोज 50 क्वेश्चन दिए, आप एक बार वो 50 क्वेश्चन शुरुआत से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। जो जो इजी लगता है फटाफट जो बन रहे हैं उनको बनाते जाओ। एक टाइम ये खत्म आपका, एक सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया, आपने गोला भी मार दिया कि हाँ ये नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, एक सेकंड अटेम्प्ट दे दिया। अब नहीं, अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ टाइम लेके बन जाए आपसे। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपने गोला लगाया, उनपे सर्कल लगाया, और 10 में से हो सकता है 2 या 3 बन गए आपसे, 7 अभी भी नहीं बने। तो अब आप उसको रोक दीजिए। अब आप अपना नया सब्जेक्ट ले लिए, उस पर भी ये काम कर लीजिए, और तीसरा सब्जेक्ट ले लिए, उस पर भी ये काम कर लीजिए। ठीक है, ये काम कर लिया आपने, 2 अटेम्प्ट वाला काम कर लिया। अब हो सकता है अगर आपके पास टाइम बचे तो आप उनको टाइम दो, मतलब उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक तीसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो। और अगर नहीं बचता है तो आपके पास लाइव डाउट क्लास चलती है, आपकी शीटें पूरी डिस्कस होती है, उसमें आप बिंदास होकर वो क्वेश्चन सारे के सारे वहां रख सकते हो। और फिर एक बात जरूर नोट करना कि जो 7 क्वेश्चन आपने पूछे हैं, वो क्वेश्चन में मेरी तरफ से क्या मिस्टेक थी, मतलब मैंने कहाँ उसको गलती करी। तो ये के काम अपन टेस्ट में भी करें और ये के काम अपन होमवर्क में भी करें, तो बहुत एफिशिएंसी आएगी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, पेपर अटेम्प्ट करने में, मार्क्स भी इससे गेन होंगे। एकदम right। गौरव, आपने एक बहुत ये अच्छी बात बोली। के बच्चों एक चीज यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, अगर हम ये वाली ट्रिक डायरेक्टली मेन एग्जाम में यूज करेंगे ना तो आप इस ट्रिक को यूज नहीं कर पाओगे। आपको इस ट्रिक की मास्टरी करनी है। तो आप जो भी शीट सॉल्व कर रहे हो या जो भी अपनी कोचिंग के एग्जाम्स दे रहे हो उसमें भी सेम ट्रिक यूज करो। एक बार ट्रिक में आपने मास्टरी हासिल कर ली ना तो आपका सेल्फ कंट्रोल आएगा, क्योंकि इस ट्रिक को यूज करने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। क्योंकि आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, जनरली लोगों को क्वेश्चन स्किप करने की आदत होती नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करो ताकि मेन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ।
और भी अमन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यस। अभिषिक्त जोन बोल रहे हैं हम्म। कि सर लेट से अगर एडवांस की शीट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम हम्म। लोग, है ना, हमारी मेंस की शीट अलग होती है, एडवांस की राइट। शीट अलग होती है जनरली। हम्म। तो 3 से 4 क्वेश्चन अपन ने किए और मुझसे नहीं हुए, तो हम्म। सर फिर आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं करता। तो मेरे ख्याल से अभिषेक इसका आंसर हो हमने गया। दे दिया है आपको राइट। कि आपको 50 क्वेश्चन मिले, 50 के 50 जो जो इजी लग रहा है फटाफट फटाफट अटेम्प्ट करते जाओ, जो नहीं हो रहा उसको स्किप करो। स्किप करना एक आर्ट होता है अपने आप हम्म। में, और वही आर्ट आपको एग्जाम में भी वहां दिखाना है टू गेन मोर मार्क्स। तो राइट। अभिषेक मेरे ख्याल से ये आपका जवाब मिल चुका होगा। एक और यहाँ पर और भी डाउट्स है। ध्रुव का क्वेश्चन है, कंसेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए या क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? तो अमन आप अपनी राय रखो, फिर मैं अपनी भी राय राइट। रखता हूँ यहाँ पर। कंसेप्ट और क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों पैरेलल चीजें हैं। अगर बिल्कुल बिल्कुल आप एक साथ ले जाओगे ना दोनों चीजों को, कंसेप्ट आएगा तो क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएंगे आपके। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना है बिल्कुल। क्लास में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है शीट्स के थ्रू, डीपीपी के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू और एग्जाम के थ्रू। एक भी चीज वीक रहेगी, मान लो आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है लेकिन आपको पता ही नहीं है एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में, लिमिटेड टाइम वाले माहौल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे है, तो आपके कंसेप्ट किसी काम के नहीं है। और आपको मान लो क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आ गई हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीख लिया लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा दिया गया, आप अभी भी वही पुरानी ट्रिक यूज कर रहे होगे लेकिन उसमें कोई नई ट्रिक लगनी थी विद मॉडिफाइड ट्रिक, आप फिर से क्वेश्चन गलत कर लोगे, नेगेटिव मार्किंग ले लोगे। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं। कंसेप्ट उतने ही क्लियर करने हैं जितने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर जाके आप अलग से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, जितना सिलेबस बिल्कुल के लिए कंसेप्ट बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। उतना ही पढ़ो। फॉर डेमो एग्जांपल बच्चों में यहाँ पर आपको शॉर्डिंगर वेव वाला कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। शॉर्डिंगर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, हमने ज्यादातर 90% ट्रिक्स ही सीखी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये तो शॉर्डिंगर अगर वेव इक्वेशन हम पढ़ने चले जाए ना, पता नहीं हम कभी किसी एंगल से समझ नहीं सकते। मेरे को राइट। खुद को ही समझ नहीं आती, आपको कैसे समझूंगा बहुत बैठ के। वास्ट टॉपिक है। लेकिन हाँ वो, हाँ, और हमारे वेद पांड्या जी यहाँ पर आ चुके हैं। हम्म। तो क्या पूछ रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आया इनका। चलो और बाकी क्वेश्चंस भी हैं। हम्म। हाँ, मनीष पूछ रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनते तो मोरल डाउन हो जाता है। मतलब चलो ठीक है, आप सर आपने 50 क्वेश्चन दे दिए और 30 क्वेश्चन नहीं बने, 20 ही क्वेश्चन बने, तो सर मोरल डाउन हो जाता है, अब क्या करें? ठीक है। ये बहुत अच्छा अगर क्वेश्चन है। आपका एक एग्जाम खराब गया है, और तो दो तरीके होते हैं ना, अगर मोरल डाउन हुआ है तो आप दो तरीके से ऊपर आ सकते हो। पहला कि भाई आप डिप्रेस हो जाओ, भाई मुझे कुछ नहीं आता है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, और वहां से आपका डाउनवर्ड पाथ स्टार्ट हो जाता है जिसपे मोस्ट ऑफ द लोग चले जाते हैं। दूसरा चीज, हम्म। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको पता चल गया ना, अपने आप को थैंक यू बोलो, कोचिंग को थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको एहसास दिला दिया शुरू में ही कि आपका लेवल कम है। जो आप स्कूल के टॉपर थे ना, स्कूल का टॉपर यहाँ पर मायने नहीं रखता है। जितने मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कोचिंग में आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग अपने अपने स्कूल के टॉपर ही हैं, और लाखों स्कूल के टॉपर हैं लेकिन निकलते कुछ हजार लोग यहाँ आईआईटी में। तो पता करो ना कि आपका जो टॉपिक था वो वीक है, अपने लेवल को रियलाइज करो कि मुझे मेहनत करने की जरूरत है, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो आईआईटी क्लियर नहीं हो पाएगा। पता चला टॉपिक वीक है, पढ़ाई करो, सर से बात करो, सर मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, डाउट्स क्लियर कर लो, बुक्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करो, और अपना एक प्रोग्रेस पाथ बनाओ कि आज ये मेरा टॉपिक वीक है, आज से 2 महीने बाद ये मेरा टॉपिक वीक नहीं रहेगा, एवरेज हो जाएगा, और उसके 2 महीने बाद ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं चला ना, मान लो कोचिंग वाले ना आपको बहुत इजी इजी क्वेश्चन दे दें और आप खुश हो जाओ भाई मेरे तो 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, क्या बट आपका आईआईटी क्लियर होगा 100 नंबर से? नहीं होगा, क्यों? लेवल ही मैच नहीं करता है। तो अगर आपको आज पता चल बिल्कुल रहा है सही कि बोल। आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, आपका लेवल कम है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं कि उनका लेवल कम है, वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। तो खोना नहीं, अपने आप को रियलाइज करो। मैं और अपना गौरव का एग्जाम, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोग टोटल 10 बैचेस होते थे, और मैं दोनों 8 बैच में थे, 8वें नंबर के बैच में। हम्म। प्लानिंग की थी भाई आराम से आगे आगे बढ़ेंगे। ए पहले 8 में थे, शफलिंग हुई, फिर से 8 में रहे, शफलिंग हुई, A4 में गए, शफलिंग हुई, फिर से A4 में गए, शफलिंग हुई, A2 में गए, और A2 से A1 में गए। और ये हमारा प्रोग्रेस था बिल्कुल। 1.5 साल का। ये था। तो एक दिन में या एक महीने में नहीं हुआ ये, सिर्फ क्यों हुआ, हमने धीरे ये धीरे दो अपने साल आप लगे, दो फाउंडेशन साल किया लगे। और प्रोग्रेस किया धीरे धीरे। अगर आप सोचो मैं डायरेक्टली टारगेट रखता A8 से A1 में जाने का, जहां से मोस्ट ऑफ द लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वो शायद होता ही नहीं, मैं खुद डिप्रेस्ड हो जाता। पहले एग्जाम में मेरे 400 में से 120 नंबर आए थे, मैं खुद रोया था भाई क्या हालत है, स्कूल का टॉपर था और यहाँ पर 120 नंबर। लेकिन फिर पता चला भाई अच्छा है, पता चल गया, मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा ने यही कहा, सही बात है। बेटा तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें पहले दिन पता चल गया, पहले महीने पता चल गया कि तुम्हारा लेवल बहुत कम है,
मेहनत करो 2 साल, और 2 साल बाद एग्जाम क्लियर करेंगे। अगर आज तुम्हारे 200-250 नंबर आ जाते हैं ना, हो सकता है तुम्हें घमंड आ जाता कि भाई 200-250 नंबर आ गए, 180 कट ऑफ होता है, निकल गया, और फिर शायद मैं मेहनत ही नहीं करता। तो मोरल डाउन इसमें वाला मैं पास है ना, अमन एक डाउनवर्ड स्लोप पे नहीं जाना है। पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। यस। इसमें मैं एक जस्ट एक डेमो ही देना चाहता हूँ बच्चों को। हमारे यहाँ पर एक अर्पित जैन करके पढ़ते थे लास्ट ईयर वाइब्रेंट एकेडमी उदयपुर सेंटर पर। और जब वो शुरुआत में आए तो उनका माइंड जबरदस्त था, वो सोचते अच्छे थे। ऐसे बच्चे मतलब अभी भी राइट नाउ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक राइट। है ना। जैसे मनीष हो गया, दिव्यांश हो गया, वेद पांड्या हो गया, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब कंटिन्यूस मतलब बेसिस से इनका मतलब मुझे माइंड ग्रैबिंग जो पावर होता है वो जबरदस्त इनका, है ना। अर्पित भी वैसे ही था, ग्रैबिंग पावर उसकी बहुत जबरदस्त थी, अच्छा मतलब वो सीखता था। लेकिन उसने ठीक ठाक शुरुआत के टेस्ट में एक आध टेस्ट में ठीक ठाक दे दिया, उसके बाद वो कुछ लफड़ों में पड़ उड़ गया, जाता है। जो होता ही है हर बच्चे के साथ। हम्म। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आ गया, वो 11th के दिसंबर तक आ गया और उसने अपना बिल्कुल डाउन ग्राफ को जो बिल्कुल डाउनवर्ड कर दिया। उसके बाद दिसंबर जनवरी के आसपास वो मेरे पास आया, बोले सर ये ऐसा ऐसा हो चुका है, मैंने ये गड़बड़ कर दिया है, मतलब मेरे से ये हो रहा है। फिर उस टाइम पे मैंने उसको पिकअप किया और उस टाइम को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते जा, अपने अंदर ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जा। अर्पित ने मतलब लिटरली उस बात को सीरियसली लिया और उसने लिटरली ड्रीम किया कि हमको आईआईटी में जाना है। उसने लिटरली ड्रीम किया वहां पर, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, वो मतलब पूरा साल भर मैंने ऑब्जर्व किया उसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आते आते हमारा नया सेशन चला जाता है, लेकिन वो बच्चा मतलब जनवरी फरवरी तक हम पढ़ाते ही है ना। मार्च भी कुछ कुछ बहुत 15-20 दिन की छुट्टी दी थी हमने तो पिछली बार। तो जनवरी फरवरी में मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसको पीक धीरे 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 राइज किया। अप्रैल तक आया, अप्रैल में भी ऐसा राइज हुआ, जुलाई तक आते आते तो उसका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हुआ। वन ऑफ द बेस्ट और एग्जाम्पल। फिर उसने टेस्ट में 150 प्लस एक दो बार करे उसने, फिर और उसने इम्प्रूवमेंट किया। फिर मैंने सोचा इसको यार अच्छी बैच मतलब उसको और कुछ क्वेश्चन अपन डाल देते जाए, करते जाए, कराते जाए। ये करता गया और उसके बाद जैसे ये कोरोना वाला सिस्टम आ गया तो कोरोना के बाद तो डिस्कनेक्शन मतलब ऐसा बच्चों से कनेक्शन नहीं बैठा, लेकिन वो बच्चा खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहा और वो करता गया। जेई मेंस में उसकी 24,000 रैंक आई थी अमन बढ़िया। अभी। और वो मेरे से आज फोन ला के रोता है फोन पे, हम्म। यार सर मेरी तो 24,000 रैंक आई है और बच्चों की तो बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई, सर क्या मिलेगा मेरे को, एनआईटी भी नहीं मिलेगा, ऐसा करके रो रहा था लिटरली वो। मैंने बोला भाई अभी 25 दिन है और तूने एडवांस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत आराम से तैयारी कर, फॉर्मूला अच्छी तरीके से रिवाइज कर और कुछ ये लेवल 2 के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं मैंने उसको बोला कि ये तेरे अटेम्प्ट करना कर। आराम से किया पेपर, बहुत काम माइंड से बहुत आराम से करके आया। 139 उसका स्कोर आया बढ़िया। और उसकी 7,415 के आसपास एकदम बढ़िया, बढ़िया इम्प्रूवमेंट और है। अभी उसको आईआईटी बीएचयू के अंदर उसको सिविल मिल चुका है अभी राइट एकदम फर्स्ट बेस्ट। अटेम्प्ट फर्स्ट राउंड। मतलब ये तो जो ऐसे एग्जाम्पल बच्चे गौरव आपने हैं, दिया है मतलब ना। अभी भी जागोगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चों बढ़िया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने बच्चों के लिए। मतलब डाउनफॉल तो आते ही यार लाइफ में, 2 साल का ड्यूरेशन है, आपको कभी कभी लगेगा कि भाई डाउनफॉल हो रहा है, बट इंसान वही आगे बढ़ेगा जो डाउनफॉल से आगे बढ़ता है। अगर लाइफ इतनी आसान होती, हर कोई आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लेगा, हर कोई को सक्सेस मिल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। जो इंसान डाउनफॉल से आगे बढ़ के अपने आप को ऊपर ले जाता है, वही आगे बढ़ेगा। फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, बहुत राइट। ज्यादा जरूरी। टेस्ट आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर है। टेस्ट में अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे मतलब आप एक तरह टूवर्ड्स द पाथ ऑफ फेलियर आप जा रहे हो, तो आपको उसी को इम्प्रूव करना है कैसे भी करके एग्जाम क्रैक करने के लिए। आप लाइफ में फेल नहीं हुए, आप टेस्ट में फेल हो गए इसका मतलब लाइफ में फेल हो गए ये कोई मतलब नहीं होता। आपने आईआईटी क्लियर करनी है मतलब नहीं क्लियर करी तो आप फेल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस बस टेस्ट में फेल हुए हो, आपको उसको इम्प्रूव करना है बस, और कुछ भी यहाँ पर ऐसा इतना टिपिकल चीज नहीं है जितना आपने बना रखा हो। राइट। ठीक है, हमारे वैद पांड्या जी का क्वेश्चन है कि एग्जाम डेट के टाइम पे मतलब जैसे संडे को एग्जाम है सपोज, तो एग्जाम डेट के टाइम तो पैनिक हो जाता है, तो इस चीज को कैसे दूर करें। मतलब जस्ट डे बिफोर एग्जाम और वीक बिफोर एग्जाम वो धीरे धीरे प्रेशराइज फील करता है अपने आप को, तो उस चीज को कैसे डील करें। दो चीजें बोलूंगा यहाँ पर मैं। पहला कि अगर आप पैनिक हो रहे हो तो एक चीज अच्छी है कि आप एग्जाम को थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हो। डर दो लोगों को नहीं लगता, पहला जिनको सब कुछ आता बहुत हो, बढ़िया, दूसरा बिल्कुल जिनको फर्क ही नहीं बिल्कुल पड़ता। तो अगर आप पैनिक हो रहे हो, आप हाँ कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हो, आपको पता है कि आपको सब कुछ नहीं आता है, एक अच्छा साइन है। दूसरा, आप एग्जाम को सीरियसली ले रहे हो। अब आती है कि पैनिक ना आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, नर्वसनेस थोड़ी होनी चाहिए, बट अगर वो नर्वसनेस ज्यादा बढ़ गई और आपका माइंड काम करना बंद कर गया तो प्रॉब्लम है। अब इस चीज को रोकना कैसे है भाई? अगर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, प्रॉब्लम को अवॉइड करोगे, तो वो प्रॉब्लम हमेशा आपके पीछे पड़ी रहेगी।
प्रॉब्लम को हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रॉब्लम को फेस करो और उसको क्रॉस मार दो। आप पहले एग्जाम में नर्वस होगे और उसको बीट करो अपनी परफॉर्मेंस के साथ। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगले एग्जाम में आप और अच्छा परफॉर्म करोगे, नर्वसनेस कम हो जाएगी, आपके कंट्रोल में रहेगी नर्वसनेस। दूसरी चीज, एग्जाम देने जा रहे हैं ना, पहले ही आप स्कोर अपना टारगेट डिसाइड करो कि भाई इस एग्जाम में मान लो इतने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, मेरे ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मुझे इतना अटेम्प्ट करना है एग्जाम। अपना टारगेट सेट कर लिया, ये मत सोचो मुझे 100% एग्जाम अटेम्प्ट करना है। उतना करना है जितनी कैपेबिलिटी है। मुझे पता है मेरे पास 10 स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, बाकी 5 वीक हैं, तो 10 स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे फोकस करके एग्जाम में स्कोर करने की कोशिश करो। जिस दिन आप एग्जाम में स्कोर करने लगे, वो पहला जो मौका आएगा स्कोर करने का, उसके बाद आपकी नर्वसनेस हट जाएगी। अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो आप नर्वस, अगले एग्जाम में और ज्यादा नर्वस होगे और इवन एग्जाम अवॉइड करने के बहाने ढूंढोगे कि भाई तबीयत खराब हो गई है या कुछ और हो गया, और एक्सक्यूजेस देने लगोगे अपनी बैड परफॉर्मेंस के लिए। अब एक चीज आती है कि टारगेट सेट करना है ना, टारगेट अनरियलिस्टिक सेट मत करना कि भाई 150 नंबर लाने, 200 नंबर लाने। आपका जो भी करंट लेवल है, उस करंट लेवल के हिसाब से टारगेट सेट करो, ताकि आपका टारगेट पूरा होगा, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा। फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा तो नर्वसनेस दूर होगा। अगर आपने हैवी टारगेट ले लिया, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, डिप्रेस फील करोगे। और फिर उस टारगेट को ग्रेजुअली, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मैराथन है, धीरे धीरे दौड़ना है, प्लानिंग के साथ दौड़ना है, और कुछ नहीं है ज्यादा। अमन, इसी में मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, यस। पर्सनल क्वेश्चन है जैसे यस। कि जैसे आपने अभी बोला कि यार जैसे अपन को इस नर्वसनेस को दूर करना है, तो आप तो अभी जैसे आपने ओयो छोड़ के अपना एक मतलब आप बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, 3 कंपनी आप हैंडल कर रहे हो, तो आपको कभी अपनी लाइफ के अंदर ये सब कुछ फील नहीं हुआ क्या? अरे बहुत ज्यादा होता है नर्वसनेस। मैं अगर क्विकली बताऊंगा आपको, जब मैंने आईटीसी छोड़ा, मैंने 1 महीना लगाया डिसीजन लेने में कि आईटीसी जैसी स्टेबल कंपनी छोड़ के मैं एक स्टार्टअप में जा रहा हूँ, जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि स्टार्टअप एनवायरनमेंट जो है ना, बहुत स्टेबल नहीं है। पता नहीं होता स्टार्टअप किस डायरेक्शन में जाएगा, और स्टार्टअप की सक्सेस रेट भी 2% है। बट देन ये मेरे अपने बिल्कुल। टारगेट से, अपने डिसीजन से कि मुझे करना क्या है। आज की डेट में मुझे इतना पता है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए स्टार्टअप फील्ड में, मैं एक स्टेबल पोजीशन पे हूँ। फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है आपको। कि दूसरा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। मैंने अपनी फैमिली को बहुत क्लियरली बोल रखा है, मेरे ये ड्रीम्स हैं, ये सारी चीजें, और इस टाइप से मैं आगे बढ़ने चाहता हूँ। दीस आर द रिस्क। अगर आप प्लानिंग करके गड्ढे में कूदोगे, वो बहुत बेहतर है। लेकिन आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको सीढ़ी चढ़नी है और गड्ढे में कूद गए, वो आपकी फेलियर है। और एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, तो मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, और खुद की दम पे कंपनी खड़ा करना है, वो एक जिद होती है अंदर से, वो है मेरे अंदर। तो भाई कुछ करना है अपनी दम पे। तो स्टार्टअप फील्ड में आया हूँ, सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, इसलिए मैं कभी पैनिक नहीं हुआ। तो मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आईटीसी में जब जॉब किया, मैंने जब ओयो में जॉब किया, तब सिक्योर कर लिया था। तो उस टाइप से आप अपने आप को स्टेबल करो। और अभी मैं अगर ये सोचूं कि भाई आईटीसी में होता है, किसी मल्टी एमएनसी कंपनी में होता और करोड़ों का पैकेज होता, तो मैं करोड़ों के पैकेज को टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या है भाई, इतना मुझे चाहिए, इतना मेरा साल भर का खर्चा है, उससे अगर डबल मिल गया, 50% सेविंग हो गई, दैट्स मोर देन इनफ एज ऑफ नाउ। और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना आज की डेट में बहुत जरूरी है। अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो आप सिर्फ जॉब करते गए, नॉर्मल काम करते गए, तो फ्यूचर में कभी भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लेकिन आपने खुद को इन्वेस्ट किया, खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो आपके पास में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होगा और अपने आप मोटिवेशन रहेगा। और बच्चों, अभी तो देखा जाए तो जो मनी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वो मनी इन्वेस्टमेंट आपके पापा, आपके पेरेंट्स ने आप पे किया हुआ है। आप पे कोई भी लोड नहीं है बिल्कुल भी। आपको 2 साल आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, 2 साल आप जम के तैयारी करो, जितना तैयारी कर, मतलब झोंक दो अपने आप को आईआईटी और नेट की प्रिपरेशन के अंदर। सोचो ही मत कि मेरे पास कुछ और भी है, सोचो ही मत मेरे पास कोई स्मार्टफोन है, सोचो ही मत मुझे कोई एक बहुत अच्छी बाइक चाहिए, कोई मतलब अच्छा टैबलेट चाहिए या ये सब कुछ चाहिए। आप ये सारी चीजों से एक तरीके से इस मोह माया को राइट नाउ त्याग दो। जैसे ही त्यागोगे, तो सिर्फ आपके सामने चीजें रहेगी कि मेरे को ये मेरी बुक से है, ये मेरी शीटें हैं, ये मेरे फैकल्टी है, इनसे मुझे रहना है टच में, और मेरे को इसमें परफॉर्म करते जाना है। परफॉर्म करोगे, धीरे धीरे अपने ही वीकनेस को टारगेट करोगे कि हाँ ये मेरे अंदर वीकनेस है। ये धीरे धीरे सारी वीकनेस एक साथ मत उठाओ कि भाई मेरा मैथ भी ये दिक्कत है, फिजिक्स में ये दिक्कत है। यार एक एक करके उठाओ। 1.5 साल है अभी अपने पास, इनफेक्ट आप मान के चलो 2 ही साल है आपके पास, ठीक है? तो फिजिक्स में जहां वीकनेस है उसको उठाओ, उसको इम्प्रूव करो उस हफ्ते बैठ के। पूरा हफ्ता ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले हफ्ते आपने नेक्स्ट टॉपिक। ऐसा तो नहीं है कि सभी चैप्टर ही आपके वीक है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जब आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट एक एक छोटे छोटे आपके सब टॉपिक्स वीक होते हैं।
आप उनको टारगेट करो, उन पे वर्कआउट करो, 2-3 दिन लो, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आपको नहीं मिलते तो आप अपनी फैकल्टी से पूछो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन। आप लेकिन उसको करो। अमन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा यस। कि बच्चे जो सोचते हैं सर हम 2 साल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन मतलब होगा नहीं होगा, चलो ठीक है सर। अब अगर मान लीजिए सर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या क्या करेंगे? ठीक है, इसको ना एक बड़ी पिक्चर के साथ देखना पड़ेगा आपको। अगर आईटी में सिलेक्शन, आईटी है क्या, आईटी में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको एक कॉलेज मिलता है, ब्रांडेड कॉलेज, जिसको इंडिया में और दुनिया में लोग जानते हैं, तो आपका एक ब्रांड नेम आपको मिल गया। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो आईआईटी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने आप को लॉन्च करने वाले हो। बट इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आईआईटी ही ऐसे प्लेटफॉर्म है, बाकी सारे कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज, आईआईटी का फायदा कैसे होता है, आपको अगर एक एग्जांपल देके समझाऊं, 12th क्लास की परसेंटेज किस काम में आती है भाई? आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लोग 12th क्लास की परसेंटेज पूछते हैं। आईआईटी की जो ब्रांड नेम है वो आपको पहली जॉब में बहुत अच्छा लॉन्च दे देती है, आपको अच्छा पैकेज दे देगी, अच्छी डेजिग्नेशन दे देगी। उसके आगे बढ़ने के लिए तो आपका पास्ट परफॉर्मेंस ही आपका काम आएगा। जब आप दूसरी जॉब पे जाओगे या दूसरा कुछ भी करोगे, कोई भी नया प्रोजेक्ट लोगे, तो लोग आपको ये नहीं बोलेंगे आपने आईआईटी में क्या किया। आज मुझसे कोई नहीं पूछता है कि मैंने आईआईटी में क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, आज सब मुझसे ये पूछते हैं मैंने आईटीसी में क्या किया, मैंने ओयो में क्या किया। तो आपने जो लास्ट बिल्कुल। परफॉर्मेंस दी है, आप उतने ही अच्छे हो जितना आपका लास्ट प्रोग्रेस कार्ड था। प्रोग्रेस कार्ड इन द सेंस आपने जो लास्ट प्रोजेक्ट किए हैं और कितने सक्सेसफुली आपने उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। इस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो लोग आईआईटी से नहीं थे, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी कंपनी की हैं, आईएएस के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सोशल फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईआईटी सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, स्टेज देगा, स्टेज पे जाके परफॉर्म तो आपको ही करना है। तो निराश नहीं होना है, लाइफ बहुत लंबी है, 70-80 साल लोग जीते हैं आराम से, उसमें से 4 साल आप दूसरे कॉलेज में जाके भी अगर मेहनत करते हो ना, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स मिलते हैं, एनआईटी से लोगों को करोड़ों का पैकेज चला जाता है। एनआईटी में और दूसरे अरे कॉलेजेस में नॉर्मल लोग कॉलेज रोबोट भी है, बना रहे हैं, एट पार कंडीशन से जरूरी लोग नहीं। काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बस एक शॉर्ट टर्म गेन होता है आईआईटी से कि भाई आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आपको लोग आसपास बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा क्राउड मिल गया। वो क्राउड तो आप बाद में भी डेवलप कर सकते हो। थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, नॉर्मल कॉलेज में होगे तो हो सकता है आपको पैसे की कमी रहे, भाई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, बट उसके अलावा और कुछ कमी रहेगी नहीं आपके पास। आपको एफर्ट्स लगाओगे तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अमन, इसमें मैं अपने ही फैमिली के एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि मतलब उससे काफी तुम बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। मेरे खुद के जो ब्रदर इन लॉ हैं, हम्म। वो भी राइट नाउ बेंगलोर के अंदर है, और वो वॉलमार्ट के अंदर काफी सीनियर दैट्स गुड। पोजीशन पे मैनेजर की पोस्ट पर हैं। हम्म। और उनकी जस्ट एज अभी 38 के आसपास होगी। बहुत अ, बढ़िया। और मतलब ऑलमोस्ट यूं मान के चलो वो पीआर के अंदर है, जो भी है। एकदम बढ़िया। तो मतलब वो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? वो एक नॉन आईआईटी, ना कोई आईआईटी, कोई एनआईटी, कोई कॉलेज से पास आउट नहीं, उन्होंने सिंपल एक एमसीए की डिग्री गेन की थी इंदौर कॉलेज से। उन्होंने एचसीएल से स्टार्टअप अपना कंपनी नॉर्मल स्टार्टअप किया, हम्म। एचसीएल ज्वाइन किया। उसके बाद छोटी मतलब इधर उधर कंपनीज में उन्होंने शिफ्टिंग करा। शिफ्टिंग करते करते उन्होंने एक एक टाइम आया जब उनका पैकेज ठीक ठाक सा हो गया था, 20-25 लाख के आसपास उनका पैकेज होगा। उन्होंने कुछ सेविंग्स करी, जैसा अमन आपने हाँ, बताया ना कि फाइनेंशियली मुझे थोड़ा स्टेबल स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। राइट नाउ हूँ, स्टेबल लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ सेविंग करी, उन्होंने कुछ अमाउंट इकट्ठा किया उससे। उन्होंने फालतू का खर्चा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उनको मन में टारगेट था कि मुझे खुद का स्टार्टअप करना है। हम्म। तो उसके बाद उन्होंने 2013 या 14 ऑनवर्ड उन्होंने जॉब छोड़ दी। इतनी अच्छा। शानदार जॉब थी वो, फाइको लिमिटेड कंपनी थी। उन्होंने वो जॉब छोड़ के स्टार्टअप कर दिया अपना स्टार्टअप करने के बाद कम से कम 5 साल तक वो स्टार्टअप में रहे उसमें, और 5 साल तक वो उस स्टार्टअप से जूझते रहे। अपना जितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, अपनी फैमिली वालों को ठीक है, लेकिन उस स्टार्टअप के अंदर भी काफी सारा पैसा उनका वहां पर लग गया। ऑलमोस्ट सिचुएशन मतलब ऐसी थी कि वो सब परिवार वाले, मतलब हम लोग भी थोड़े से ऐसे हो चुके थे कि जीजू क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे काम चलेगा, वो किस तरीके से काम वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि मतलब मैं भी बैंगलोर गया था एक सिस्टर के यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए, तो मैं देखता था जीजू दिन भर ही वर्कआउट कर रहे हैं, दिन भर वर्कआउट कर रहे हैं, रात में भी कोडिंग कर रहे हैं और वेब डिजाइन कर रहे हैं और हैंडल्स कर रहे हैं। तो मतलब काफी सिचुएशन मैंने क्लोज से देखी है। और सडनली 2019 के अराउंड उनको वॉलमार्ट ने अप्रोच किया। वॉलमार्ट ने उनका प्रोजेक्ट देखा कि वो कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। उनकी टीम में पहले 5-6 लोग थे, 5-6 से धीरे 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 करते करते 2 से 3 लोग रह गए वो।
उन्होंने का लेकिन ब्रदर इन लॉ ने वर्क अपना छोड़ा नहीं, मतलब वो राइट। कंटिन्यूअसली करते गए और वो कर रहे थे उसको, और इम्प्रूवमेंट आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन ऐसा जितना आना चाहिए उतना नहीं आया। लेकिन टाइम एक दिन लगता है। वॉलमार्ट ने अप्रोच किया, बोला आपका स्टार्टअप हमको पसंद आया, आप हमारे साथ जुड़िए। तो उनका स्टार्टअप उन्होंने ओवरटेक किया, उनको बहुत सीनियर पोजीशन पे कंपनी के अंदर उतारा, और राइट नाउ वो मैनेजर है, लीड कर रहे होंगे ऑलमोस्ट 25 से 30 लोगों के अंडर, मतलब उनके अंदर में लोग वहां पे वर्कआउट कर रहे एकदम हैं। बढ़िया। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है यार, मतलब एक नॉर्मल एक बैकग्राउंड से उठ के आना, बिल्कुल ग्राउंड से उठ के आना, और कैसे एक शिखर पे जाना। और देखो डेडिकेशन, मतलब अभी भी उनका डेडिकेशन मैं देखता हूँ। रिसेंटली में जब उनका मतलब जॉब उधर वॉलमार्ट में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अभी भी जब मैंने देखा, अभी भी उनका जो हार्डवर्क है वो उतना ही जबरदस्त लेवल का है, मतलब जितना पहले था। तो वो छोड़ना नहीं है हार्ड वर्क अपन को, वो उनको मतलब वो एक तरीके से कोडिंग के अंदर लव में आ चुके हैं देखा जाए तो। वही होता है, मतलब वॉलमार्ट लाइफ क्या ना होता है, ध्रुव एक कंपनी है बहुत एक ग्रेजुअल बड़ी। इंप्रूवमेंट है, मैराथन है। हाँ हाँ, उन्होंने भी एक मैराथन ही खेला है भाई, 5 बिल्कुल साल बिल्कुल। लगातार मेहनत की है मेरा अपने तो आप को खेला है। फाइनेंशियली स्टेबल करने के बाद। तो आपको स्टेबिलिटी एक जगह रहेगा ना, तो आप आगे अच्छे से मेहनत कर पाओ। जिस दिन वो आपकी स्टेबिलिटी हिल गई, आपका माइंड काम नहीं करेगा, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, और आपको फिर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे लाइफ से। अपनी फैमिली को स्टेबल करो, और फिर अपने ड्रीम्स को जो भी आराम से अचीव करते जाओ। और अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो अमन इसमें एक अभिजीत का फिर से एक हम्म। बहुत जबरदस्त डाउट आया है। हम्म। बोलता है माय पेरेंट्स कंपेयर माय परफॉर्मेंस इन हम्म। टेस्ट विथ माय परफॉर्मेंस इन, मतलब जो 10th क्लास के अंदर बोर्ड के अंदर जो परफॉर्म करता था, हाँ। वो उसको उससे राइट नाउ जो टेस्ट उसके होते हैं। तो मतलब जो अभी कोचिंग के एग्जाम्स हो रहे हैं और जो 10th क्लास के एग्जाम्स होते थे उनसे कंपैरिजन हो रहा है, राइट? हाँ तो अब इस चीज को कैसे हैंडल करें ठीक है। वो? पता है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिसकम्युनिकेशन का, जो हमको कभी नहीं पढ़ाया जाता। मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? मैं एक चीज को एक नजरिए से देख रहा हूँ, और आप उसको दूसरे नजरिए से देख रहे हो, और फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं कि मैं अलग सोचता हूँ और आप अलग सोचते हो। अभी जो नंबर्स आपके आ रहे हैं कोचिंग में, उसको 10th क्लास के नंबर से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। अब इसको अपने मम्मी पापा को कैसे समझाएं? सबसे पहले तो मम्मी पापा को अपने पास बिठाओ अच्छे से, उनकी बात सुन, अपनी मत सुनाओ, पहले उनकी बात सुनो कि वो कंपेयर कर क्यों रहे हैं, उनको क्या दुख है। क्लियर मैं समझ सकता हूँ, दुख एक ही है भाई, 10th क्लास में 90-95% आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके 40-50% आते हैं इन टर्म्स ऑफ, राइट? तो वो जो परसेंटेज का अंतर है ना, वो की बिल्कुल। मेंटेलिटी वो ये भाई 33 या 40% तो बहुत बेकार नंबर है। आपको 90% चाहिए क्लियर होने की, बट हम्म। आईआईटी में वैसा नहीं होता है। तो एक कंसेप्ट उनको अच्छे से क्लियर कराओ, फिर उनको समझाओ। फिर भी नहीं समझेंगे वो, फिर उनको दिखाओ, देखो मम्मी, लास्ट ईयर का आईआईटी का कट ऑफ ही 50% था, उसके नंबर ही इतने थे, तो इस रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो नंबर अच्छे हैं, और यहाँ से मेरा इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा। तो बैठ के आपको समझाना पड़ेगा। जब तक आप समझाओगे ना और मम्मी पे सिर्फ चिल्ला दोगे ना कि मम्मी आप फालतू की चीजें कंपेयर कर रही हो, मम्मी को समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चा चिल्ला क्यों रहा है हम पे, क्यों वो कंपेयर करने मना कर रहा है। पापा को समझ में ही नहीं आएगा। समझो कि वो नहीं समझ पा रहे हैं चीज, कर पा रहे हैं चीज को अप्रिशिएट, कि 40% और 50% इज गुड इनफ। तो प्यार से समझाना पड़ेगा, चिल्लाना नहीं है अपने पेरेंट्स पे कि आप गलत चीज कंपेयर कर रहे हो। और अगर पेरेंट्स आप पे चिल्ला रहे हैं, तो एक बार डांट खा लो अच्छे से, उनका गुस्सा पूरा शांत हो जाने दो, उसके बाद समझाओ। गुस्सा निकलने दो उनका। हाँ, अगर ये उनका बहुत गुस्सा नहीं बड़ा निकलेगा, पॉइंट है बच्चे यहाँ पर। अगर उनका गुस्सा नहीं निकलेगा ना, और बीच में आपने रोक दिया उस फ्लो को, गुस्सा और बढ़ेगा। खा लो एक बार गुस्सा, और बढ़ेगा मन बढ़ेगा। में बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना है मम्मी पापा की डांट का। उनकी समझ वैसी है, वो नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्सा निकाल दिया। जब उनको समझ आएगा ना, उतना प्यार भी करेंगे वो आपको। बट गुस्सा शांत होने के बाद समझाना। जिस इंसान को गुस्सा आ रहा है उसको आप समझाने जाओगे ना, उसको और गुस्सा आता है, और आई थिंक आप सब लोग इस चीज से एग्री करेंगे। अगर जब मुझे गुस्सा आएगा और मुझे मैं सब कोई पर्सनली ज्ञान देगा लाइफ ना, में मैं ज्ञान इसको नहीं फॉलो लूंगा, करता हूँ। राइट? तो बात करने से चीज मैं सॉल्व हो जाएंगी पर्सनली इस लाइफ लेवल। में इसी चीज को फॉलो करता हूँ हाँ। मैं। वो बहुत सही स्ट्रेटेजी होती है। मम्मी पापा के गुस्से को कभी भी अपन को रिवर्ट बैक एकदम से नहीं करना है। अपन राइट। उनका सुन ले, पूरा उनका पॉइंट सुन ले, उसके बाद अपना पॉइंट रखेंगे तो वो भी अपनी बात को और आराम एक से ट्रस्ट हमेशा रिसीव रखो, मम्मी करेंगे। पापा के इंटेंशन अमन, अच्छे होंगे। तरीका गलत हो सकता है, बिल्कुल। इंटेंशन हमेशा अच्छे हैं। अमन, एक और मेरे पास क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने बैनर में लगा भी रखा था हम्म। कि फॉर्मूला रिवीजन, मतलब फॉर्मूला याद नहीं होते, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? ठीक है। अब एक चीज आप देखो ना, फॉर्मूले ना हर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आते ही आते हैं, और आप फॉर्मूला याद करना कंपलसरी भी है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना, तो आप क्वेश्चन 1 मिनट 1.5 मिनट में सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आप हर क्वेश्चन को ड्राइव नहीं कर सकते हो एग्जाम में। तो फॉर्मूले इसलिए याद करने हैं। दूसरी चीज, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, फॉर्मूले का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, और आप एक दिन उठोगे जागोगे और सोचोगे एक दिन में 500 फॉर्मूले, 1000 फॉर्मूले याद कर लूं, नहीं होती चीजें ऐसे याद। तो करना क्या है, आज आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके जो भी 5-10 फॉर्मूले हैं,
मैं क्या करता था, अपनी वॉल पे ना 4-5 A4 शीट्स लगा रखी थी ब्लैंक, और फॉर्मूले को वहां पर लिखता जाता था, और भाई फॉर्मूले याद करता गया। तो आज जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उस चैप्टर के 4 फॉर्मूले याद कर लिए, और धीरे धीरे आपकी शीट बढ़ती बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जब भी आप तैयार हो रहे हो, ड्रेस पहन रहे हो, कंघी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मान लो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, रूम में ही वॉक करते करते आपने शीट पे नजर डाल ली, आपको वो फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला भूले नहीं हो। एक ड्यूरेशन होता है, एक कंसेप्ट होता है कि आज मैंने एक चीज याद की है और उस चीज को मैंने रिकॉल नहीं किया, अगले 6 महीने तक या 5 महीने तक वो चीज मैं भूल जाऊंगा। अगर मैं रिलेट करूं, बहुत सारे लोग ना बहुत सारे अकाउंट्स पे अपने पासवर्ड देते हैं, और आपने वो अकाउंट अगर यूज नहीं किया 5-6 महीने तक, और अब फिर लॉग इन करोगे इस अकाउंट में, पासवर्ड याद ही नहीं आता। लेकिन जो पासवर्ड हम रोज यूज करते हैं वो कभी नहीं भूलते। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप पासवर्ड हम कभी नहीं भूलेंगे, मोबाइल का पासवर्ड कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आपने किसी दिन किसी ऐसी वेबसाइट पर लॉग इन कर लिया जो आप एक ही बार यूज करते थे, फिर यूज करोगे भूल जाओगे पासवर्ड। सिमिलरली आपकी आंखों के सामने फॉर्मूले हर दिन होने चाहिए। हर दिन सारे फॉर्मूले पढ़ने भी नहीं है, बस आंखों के सामने एक बार फॉर्मूला आ गया ना, वो इक्वेशन आपको दिख गई, एक्सप्रेशन आपको दिख गया, और ये चीज आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, आपको आखिरी महीने में बैठ के फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, फॉर्मूले अपने आप बाय हार्ट हो जाएंगे, उनका यूज आपको अच्छे से आएगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई अमन ने आपने। जो चैप्टर आपका बेटा चल रहा है, इसलिए एक तो वो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है उसके तुरंत बाद अपने आप फॉर्मूले हाईलाइट कर लो, और उस पूरे लेक्चर का रिवीजन भी कर लो। तो फॉर्मूले हाईलाइट हो गए मतलब वो फॉर्मूला अपन के बार बार लिस्ट में आना चाहिए। और एक चीज और हम लोग को बच्चों यहाँ पर करना है, जैसे चैप्टर फिनिश होता है, देखो चैप्टर फिनिश होने में भी टाइम लगता है, कभी किसी के 15 लेक्चर होते हैं, किसी के 20 लेक्चर होता है। तो मेरे केस में तो जैसे अल्टरनेट डे लेक्चर आता तो होता है, महीने भर भी चैप्टर चलता है मेरा, तो बहुत लंबा भी चलता है। तो जैसे चैप्टर फिनिश होता है उसी दिन बैठ के अपन उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब उसका शॉर्ट शॉर्ट मतलब फटाफट उसका एक शॉर्ट पेज पे अपन चैप्टर के फॉर्मूले लिखते हैं, और वो फॉर्मूला लिस्ट वहां चिपका दी। अमन का जो तरीका था, ब्लैंक A4 शीट अपने चिपका दी, जैसे जैसे नए नए फॉर्मूले मिलते जा रहे हैं उसको अपन लिखते गए। ठीक है, वो फॉर्मूले भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं जो बिल्कुल ही अपन को पता है कि हाँ ये तो मेरे को याद ही रहेगा, या इस टाइप से जो टफ फॉर्मूला होते हैं कि हाँ ये याद नहीं रह पाएगा। स्पेशली फॉर्मूले के अंदर जो मैं आपको बार बार बच्चों को फोकस करने को बोलता हूँ बेटा, यहाँ पर यूनिट्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। यूनिट्स, हम लोग यूनिट में गड़बड़ कर जाते हैं। फॉर्मूला हमने बिल्कुल चकाचक एकदम सही लिखा अपनी कॉपी के अंदर, लेकिन यूनिट गड़बड़ कर दी तो आंसर पूरा गलत आने ही आना है उसके लिए। तो यूनिट भी जरूर मेंशन करें अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर वापस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है वापस। ठीक है, और एक और चीज बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर्मूले को याद करने का तरीका या चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को याद करने का जो तरीका होता है, बहुत जबरदस्त तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप ब्लैंक पेपर लो, जब भी आपको रिवीजन करना है ना, फॉर्मूला का रिवीजन करना है, स्पेशली टेस्ट के पहले वाले वीक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ब्लैंक पेपर लो, बिल्कुल ब्लैंक, सब कुछ बंद कर दो आसपास। अब थॉट दो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सर ने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं आया। फिर रदरफोर्ड के अंदर क्या आया था, रदरफोर्ड के अंदर सर ने एक रेडियस का फॉर्मूला लिखा था, क्या मुझे वो याद है, मैं लिखता हूँ एक बार। लिखा, अगर पूरा पूरा आप लिख पा रहे हो विथ यूनिट, एक एक कांस्टेंट की वैल्यू भी बगल में लिख दो, अगर लिख पा रहे हो तो आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। फिर आप नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, बोहर के सारे फॉर्मूले लिखो, फिर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे फॉर्मूले लिखो, सारे फॉर्मूले आप लिखते जाओ। और अब देखो, अब अपनी कॉपी खोलो और कहाँ पे आपका कोई फॉर्मूला मिस तो नहीं हो गया, और दूसरा कहाँ पे आप किसकी यूनिट के अंदर अटक गए, यार इसकी यूनिट मुझे पता नहीं है, या इसका यूनिट कन्वर्जन मुझे पता नहीं कि एंगस्ट्रॉम में डालना है लेकिन मीटर में रखना है, या मीटर से एंगस्ट्रॉम कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। वो चीज वहां पर रिवीजन, बहुत जबरदस्त रिवीजन होगा ये वाला आपका। किसी भी चैप्टर को लेके आप मैथ्स के अंदर अप्लाई करो, आप फिजिक्स के अंदर अप्लाई करो। फिजिक्स के अंदर आपने एनएलएम पढ़ रखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और सेंटर ऑफ मास वगैरह, बहुत सारे टॉपिक अभी तो आपने पढ़ी लिए। उसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो वहाँ कॉन्सेप्ट आप कैसे फोर्स बैलेंस लगाना है, किस एंगल पे लगेगा, उस एंगल के कंपोनेंट कैसे करने हैं, क्या अल्फा होगा, क्या बीटा होगा, सब आप उसके ऑन पेपर, ब्लैंक पेपर आप करने की कोशिश करो। फिजिक्स का क्वेश्चन एवरी टाइम, जब भी आप क्लास नोट भी रिवीजन कर रहे हो, तो क्लास नोट रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने रीड आउट कर लिया। आप क्या करो, ब्लैंक पेपर हमेशा रखो और उसके बाद आप उसका डायग्राम बना लो, क्वेश्चन पढ़ लो, कॉपी बंद कर लो। अब आप खुद से उसको सॉल्व करो, देखो आप क्या कंपोनेंट कर पा रहे हो, क्या आप फोर्स बैलेंस, मास बैलेंस या मोमेंटम बैलेंस लगा पा रहे हो। लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, तो आप उसको वहां पे जाके सीखोगे। ये एक बहुत अच्छी तरीका होता है रिवीजन करने का और क्लास नोट रिवाइज करने का। स्पेशली क्लास नोट जब भी रिवाइज करें तो जो जो न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन में मतलब क्लास नोट में करा रखे हैं, उन न्यूमेरिकल को फिर से री अटेम्प्ट करो, एक एक क्वेश्चन के टिल डॉट आंसर तक जाओ,
और स्पेशली डॉट आंसर तक जाने का मेरा लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि आजकल जो जेईई मेंस का पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ में सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिल डॉट आंसर तक आप जब तक नहीं जाओगे तब तक आप उसको करेक्ट तो भर के नहीं आ पाओगे। तो हमारी आदत क्या होती है कि यार ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिख दी, कॉपी से मैच कर लिया, हाँ अब तो आगे मैं कर लूंगा। नहीं, आप आगे कर लोगे, लेकिन आप वैल्यू डालो, वैल्यू डाल के सही यूनिट में डालो, आंसर कैलकुलेट करो, देखो आपको सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पेशली मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा है बच्चों को कि कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो नेट कैलकुलेटेड जो आंसर आता है ना फाइनल, वो गलत आता है। तो वो रीजन ही यही है, आप डॉट आंसर तक नहीं जा पा रहे, तो ये जाना बहुत जरूरी है हमारे। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें आपको बताई होगी। मनीष जी बोल रहे हैं कुछ एक और क्वेश्चन है अमन उनका। सर, स्टडी के लिए पेरेंट्स से दूर कोटा जाना कितना इम्पोर्टेंट है इस एज में, क्योंकि बहुत पेरेंट्स स्टडी के लिए बच्चों को कोटा भेजना प्रेफर करते हैं, तो क्या ये सही है? अगेन इसका ना थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर है। मोस्ट ऑफ द लोग कोटा जाते हैं, हम्म, जाने से डेफिनेटली फायदा मिलता है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, जिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो आपको कोटा में मिल रहा है, आपको अच्छी कोचिंग्स मिल रही हैं। सिंस कोटा एक हब बन चुका है, तो सारी कोचिंग के अच्छे अच्छे फैकल्टीज भी जो होते हैं ना, वो कोटा के हेड ऑफिस में होते हैं, अगर उनका हेड ऑफिस वहां पर है। बट ऐसा नहीं सिर्फ कोटा जाना ही सब कुछ है। सिंस स्प्रेड हो रहा है और अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अलग अलग शहरों में भी कोचिंग्स में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वाइब्रेंट का उदयपुर कोचिंग ही है, कि वहां पर भी काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो आपको डेफिनेटली, तो ये तो आप लोगों को डिसाइड करना, अगर आप कोटा जाना चाहते हैं, एक रेस में जाना चाहते हैं, तो जाइए। अगर आपको लगता है थोड़े से अनकंफर्टेबल है और आपके शहर में एक अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्क एक ही चीज का पड़ता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। ऑलमोस्ट सारी कोचिंग में सिलेबस सेम पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है सारे टीचर्स का, क्योंकि जब कोचिंग काम करती है ना, तो कोचिंग की कुछ गाइडलाइंस होती हैं टीचर्स को भी कि आपको इस टाइप से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो ऑलमोस्ट हर कोचिंग में सेम अमन, पढ़ाया आपकी जा रहा तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है गौरव? है। हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि कोटा हाँ, एक अभी आ रही हब है। बन चुका है, कोटा में फैकल्टीज वगैरह होते हैं, और कोटा सिंस एक नाम बन गया है। बट आज की डेट में दूसरे शहरों में भी काफी अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, अच्छे टीचर्स, और स्टैंडर्ड तरीका है पढ़ाने का सबका, क्योंकि कोचिंग अपने स्टैंडर्ड तरीकों को सारे ब्रांचेस में सेम फॉलो करती है। डिसिप्लिन फॉलो करना है। घर में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आप घर बिल्कुल, पे रहोगे तो मम्मी पापा ने कुछ एक्स्ट्रा काम बिल्कुल, किया, बिल्कुल। या दोस्त वगैरह मिलने आ गए, रिलेटिव्स मिलने आ गए, तो वहां पर आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। बट आप कोटा जाओगे तो डिस्ट्रक्शन तो वहां पर भी है। वहां पर अगर आप गलत कम्युनिटी के पार्ट बन गए, गलत दोस्तों से दोस्ती कर ली, तो भी आपको वहां पर डिस्ट्रक्शन है। तो घर में रह के भी आप पढ़ाई कर सकते हो। मेक श्योर कि मम्मी पापा को आप बोल के रखो कि कोई रिलेटिव आए कुछ है तो प्लीज मुझे इन्वॉल्व मत करो, मैं अपनी कोचिंग कर रहा हूँ, अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, अपना रिवीजन कर रहा हूँ, और एक छोटे से डिस्टर्बेंस से मेरा फ्लो टूट जाता है। वो कम्युनिकेशन सेट करना पड़ेगा। जिस समय मैंने 4 महीने घर पे बैठ के बिल्कुल। पढ़ाई की थी, 12th एग्जाम देने से पहले, एक अलग रूम ले लिया था खुद के लिए, मेरे पास था। मम्मी को क्लियरली मना कर दिया था कि ना खाने की पूछने आना, ना पानी की पूछने आना, ना कोई रिलेटिव आए तो मुझे बुलाना। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जब मुझे लगेगा मैं थक गया हूँ, तब मैं कमरे से बाहर निकलूंगा, खाना भी खा लूंगा, आराम भी कर लूंगा, और लोगों से मिल भी लूंगा। क्योंकि एक बार छोटा सा अमन, ब्रेक आया ना, सेम प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी है। मैंने अपनाई। हाँ, और कोटा हम्म। का एकदम माइंड से हटा दो। कोटा जाना है तो अच्छी बात है, नहीं जाना तब भी उसका आईआईटी से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं है। अगर आपको टिल द टाइम आपके पास एक अच्छा गाइडेंस अवेलेबल है, इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, इन टर्म्स ऑफ कोई भी इंस्टीट्यूट है आपके पास, तो इट्स ओके। बिल्कुल सही बोला अमन, जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी ना घर पे पढ़ाई करने की, हम्म। सेम टू सेम ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनाई थी। बिल्कुल, राइट। मैंने अपना एक रूम अलग से ले लिया था, हम्म। और कोई डिस्टर्ब, मतलब बिल्कुल भी, मैं अपने आप ही खुद खाने आता था, खुद ही सब कुछ, अगर मुझे कुछ भी करना आता था मैं हम्म। खुद आता था, मम्मी और को भी अंदर, मतलब कोई आता ही नहीं था बेसिकली। तो सबसे राइट। बढ़िया यही होता है, अगर घर पे हमको पढ़ाई करनी है तो उससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और हम धीरे धीरे चीजों को इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं, तो ये सब बढ़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर और भी अमन डाउट है, हम्म। मयंक डाउट है, एक तन्मय का कब से ही डाउट आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि लेकिन पेरेंट्स बोर्ड के अलावा हम्म। रिलेटिव के बच्चों से भी कंपेयर करते हैं, तो उस वक्त क्या करें? हाँ। रिलेटिव्स के बच्चों से कंपैरिजन की राइट। बात हो रही है अभी एक बेसिकली। कंपैरिजन की अपन ने बात की थी भाई, मार्क्स कंपेयर 10th क्लास के, और वो कंपैरिजन का डाउट तो अपन ने सॉल्व कर दिया। अब आता है रिलेटिव। एक्चुअली हम्म, कंपैरिजन हर जगह चलता ही है। आप अभी जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तब भी कंपैरिजन होगा, और हम खुद भी कंपेयर करते हैं। उस टाइम में ना आपको सिर्फ मम्मी पापा को एक ही चीज बोलनी है, मम्मी पापा मेरी कैपेबिलिटी अलग है,
मेरा जो माइंड सेट है वो पूरा अलग है और उस बच्चे का माइंड सेट टोटली अलग है। आप कंपेयर करो तो एक सही मैट्रिक क्या है, मेरे पिछले एग्जाम में कितने नंबर आए थे और आज कितने नंबर आए। अगर आप इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे ना तो बेस्ट रहेगा, रेदर देन कि सामने वाले से मुझे कंपेयर किया जा रहा है, मुझे नहीं पता ना उसके घर का माहौल क्या है, मुझे नहीं पता ना वो और कौन सी चीजें पढ़ रहा है, वो उसके ब्लैक कार्ड्स हैं। तो जब तक मुझे सामने वाले के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे उससे अपने आप को कंपेयर कर सकता हूँ। हु नोस कि वो उस कोचिंग में पढ़ रहा है, वो शुरू से ही बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट है, या पता नहीं उसके माइंड ही बहुत तेज है, 5 मिनट में उसको सब कुछ याद हो जाता है और मुझे 10 मिनट लगते हैं। तो कंपेयर नहीं करना, आराम से बैठ के सुनो और फिर बाद में समझा दो। कंपेयर करो, कंपेयर करने मना मत करो, पेरेंट्स को बोलो आप मेरे नंबर को मेरे नंबर से कंपेयर करो, तब मैं आपको इंप्रूवमेंट दूंगा। आई एम प्रॉमिसिंग कि मम्मी आप अगर मुझे कंपेयर करोगे मेरे नंबर से तो मैं इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा। अगर आप मुझे उससे कंपेयर करोगे ना तो मैं ना समझ पा रहा हूँ उसकी स्ट्रेटेजी क्या है और ना वो मुझे हेल्प कर पाएगा, राइट। तो क्यों कंपेयर करना है, तो आराम से अपनी बात बोल दो, मम्मी पापा को भी समझ में आएगा। और मोस्ट ऑफ द मम्मी पापा ना अपने बच्चों की बात समझते हैं। बोलना मुझे बुरा लगता है आप जब किसी और से कंपेयर करते हो, मैं डिप्रेस फील करता हूँ, उनको बताओ ना आप जो फील कर बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल। डर कब होता है, फील कर तो आप वो बताओ, बिल्कुल मैं बिल्कुल बता ही बिल्कुल। नहीं रहा हूँ मम्मी पापा को कि मुझे कितना बुरा लगता है, आप मुझे किसी रिलेटिव के बच्चे से कंपेयर कर रहे हो, मुझे नीचा दिखा रहे हो। तो वो चीज आराम से अच्छे वर्ड्स में बोल दो कि मुझे बुरा लगता है, प्लीज कंपेयर मत करो, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता उसके बाद। तो आप चाहते हो अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ मोटिवेशन के साथ, तो मुझे मोटिवेशन वाली चीजें बताओ ना, बेटा तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अप्रिशिएट करो, पॉजिटिविटी लाओ मेरे अंदर, ना कि नेगेटिविटी लाओ। तो बस इतना आप बोलोगे ना, मम्मी पापा समझ जाएंगे। मेरे केस में क्या था, शुरू में कंपैरिजन था, जिस दिन मैंने ये सारी बातें कर ली उस दिन के बाद कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, ना स्कूल में कोई कंपैरिजन हुआ, ना कोचिंग टाइम में कोई कंपैरिजन, और कॉलेज में तो मम्मी पापा को फर्क ही नहीं पड़ता था कितने नंबर आए, उनको पता है कि बच्चा अच्छा कर रहा होगा। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो हमारे जाता है। इसमें तो मैं अपना खुद का एग्जांपल बता देता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था, आठ अपना शायद 11 अप्रैल को हम्म। अपना पेपर था। राइट। राइट, 11 अप्रैल को 2010 में, है ना। 11 अप्रैल को अपना पेपर था और 6 अप्रैल को कोटा एक ऐसी मॉक टेस्ट देने जाना था। ठीक है ना। तो मेरा रिजर्वेशन वगैरह पापा ने करा दिया था। हम्म। 5 तारीख को रात को बैठना था, 6 तारीख को सुबह टेस्ट था। हम्म। तो 5 तारीख को रात को जब मम्मी नीचे थी और मैं ऊपर वाले कमरे में था, हम्म। तो 9:30 बजे की ट्रेन थी और मम्मी बोले यार 9 बजे तक ये नीचे नहीं उतरा अभी तक। हम्म। जब मैं मम्मी ऊपर गई रूम में देखने, तो मैं बेहोश पड़ा हुआ था रूम के ओ। अंदर। पता है, हाँ, मतलब इतना ज्यादा मैं स्ट्रेस लेके बैठा था वहां पर। डेफिनेटली बहुत तो स्ट्रेसफुल माहौल होता है वो। फिर उन्होंने पानी वानी डाला, फिर हम्म। पानी पिलाया, फिर उन्होंने बिठाया, फिर पापा भी आए फटाफट, उन्होंने फिर बिठाया, फिर आराम हम्म। से समझाया। बोले भाई देख, तू ऐसा नहीं है कि तू बहुत मतलब कोई बहुत जबरदस्त कुछ करने जा रहा है, ऐसा कुछ है जो तुझसे बने। देखो मतलब तेरे को क्या टेंशन आ गई, तो मैंने अपनी टेंशन भी बताई कि हाँ। पापा अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या हम्म। रिलेटिव क्या बोलेंगे वगैरह क्या बोलेंगे। टेंशन आ गई तेरे दिमाग में, चढ़ती हाँ। है सभी बच्चों को चढ़ती है। है। ठीक है ना, मेरे खुद के आगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हम्म। सब। ठीक है। तो फिर उन्होंने बैठ के आराम से ये चीज समझाई कि देख जो भी कंपैरिजन है वो तेरा तेरे से ही है, तेरे को ही हमको देखना है। अब तेरा सिलेक्शन ना हो और हो, उसमें बोलने वाले सिर्फ हम हैं और तेरे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और अगर कोई बोलता भी तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मतलब तू है, तेरे राइट। को हमको देखना है। अब तेरा सिलेक्शन ना भी हो तो भी दुनिया में बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे तू स्टडी कर सकता है और सक्सेस पा सकता है। सिलेक्शन हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया आराम से अपनी तैयारी करेगा तू बैठ के। तो एक जो मतलब मेंटल प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर काफी हद तक उस डिस्कशन के बाद, अपने मम्मी पापा के डिस्कशन के बाद, ये काफी हद तक मतलब मेंटल प्रेशर रिलीफ हो गया था मेरे दिमाग से। राइट। उसके बाद जो मैंने लग के तैयारी करी, फिर टेस्ट वेस्ट देने तो नहीं भेजा उन्होंने हाँ। मेरे को, लेकिन जो लग के तैयारी करी वो जबरदस्त तैयारी करी। तो यहाँ पर बेटा अगर ऐसा कुछ भी लगता है आपको, तो अपने मम्मी पापा के साथ स्ट्रेट एकदम एक प्रॉपर डिस्कशन रखो, बहुत आराम से समझाओ उनको। उनको हाइपर मतलब हाइपर अगर वो है तो उनको उस टाइम पे समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और नॉर्मल और काम हो तब आप अपने तरीके से अपनी बात को रखो, वो सुनेंगे और उस बात का सोल्यूशन निकालेंगे। अब अमन बहुत देर हो चुकी है, फिर भी कुछ कुछ डाउट्स हैं। यस। तो यहाँ पर पूछा तो गया है कुछ कुछ, एक मिनट देखें। हम्म। लेकिन पेरेंट्स के अलावा रिलेटिव के बच्चे भी कंपेयर, चलो ये तो हो गया। हाँ, मयंक का कब से डाउट आ रहा है, दो तीन बार उसने पूछ लिया है कि बोल रहा है हाउ टू टेक मेंस एंड एडवांस, हम्म। मतलब हाउ टू हैंडल मेंस एंड एडवांस एट द सेम टाइम। अब आजकल क्या है, दोनों अलग अलग हो चुका है ना, तो बच्चों राइट। को दो अलग एग्जाम नहीं लगता, वो सेम एग्जाम नहीं लगता हम्म। उनको। एडवांस एक हवा बन चुका है उनके लिए और मेंस हलवा बन चुका है। राइट। समझ पा रहे हो? हाँ। तो ये कैसे हैंडल?
गौरव बस एक चीज, मेरे हिसाब से दोनों एग्जाम का सिलेबस तो सेम ही रहता है, राइट? सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है। कुछ टॉपिक्स हल्के से, मतलब बहुत गिने चुने टॉपिक्स एडवांस से सिलेबस काटते हैं, मेंस में तो ज्यादा ही रहते हैं। राइट। तो पता है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप इसे ऐसे देखो, एक लेवल 1 का एग्जाम है, एक लेवल 2 है, और ये स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस है। बल्कि यहाँ पर अगर देखें ना, आप ऐसे देखो, कोई इंसान जो अच्छा परफॉर्म करता है और अगर उसको एक ही चांस दिया जाए अपने आप को प्रूव करने का, तो उसके फेलियर होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर। क्या सचिन तेंदुलकर हर मैच में सेंचुरी मारता है? नहीं। क्या वो हर मैच में 50 मारता है? नहीं। कई बार वो जीरो पे भी आउट हुआ है। बट क्या उसके एक जीरो से मैं डिसाइड कर लूंगा कि सचिन फेल है? नहीं ना। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या सचिन कितने बार लगातार 2 बार जीरो लाया है, बहुत कम इंसिडेंट्स होंगे। एक अच्छा प्लेयर है तो लगातार 2 बार जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। सिमिलरली अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में, और आपको सारे कंसेप्ट और सारी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है, और आपको 2 मौके मिल रहे हैं ना। मेरे टाइम में मुझे क्या डर लगता था ना, जो मैं सवाल अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से बोल सकता था कि 3 घंटे में मेरी 2 साल की मेहनत को जज कैसे कर रहे हो आप? मैंने 2 साल मेहनत की और तीन बिल्कुल घंटे अगर मेरे खराब निकल गए, तो आप जज कर लो कि अमन आईआईटी के लायक नहीं है। ये सवाल मैं अपने आप से बिल्कुल पूछता था, बिल्कुल। पेरेंट्स से पूछता था, टीचर से पूछता था। अभी 2 एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम अच्छा नहीं गया, फिर भी 24,000 30,000 रैंक आ रही, कम से कम आपको दूसरा एग्जाम देने का मौका तो मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल जस्ट आउट हो बिल्कुल गए। बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम पे क्या होता था, पहले एग्जाम में अगर 10,000 के नीचे रैंक आई, यू आर आउट। आईआईटी मिलना ही नहीं। 10,000 क्या, ये सात आउट। हजार के नीचे अगर रैंक आ गई तो भी आईआईटी नहीं मिलेगा आपको। तो आपके पास दूसरा मौका है अपनी कमियों को सुधार के आगे बढ़ने का। तो मेरे और हिसाब से अमन, अब तो 2 अटेम्प्ट होते हैं, मेंस के भी 2 अटेम्प्ट होते हैं। जनवरी अटेम्प्ट होता है और एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है। तो अक्टूबर अभी तो के डरने बाद की दो दो जरूरत मौके हैं बिल्कुल आपको। है ही नहीं, कि अगर आप पढ़ने में अच्छे, हाँ। कंसेप्ट वाइज क्लियर है ना, तो आपको पता है कि यार एक बार गलती हुई तो लगता है 2 बार तो गलती नहीं करोगे ना आप। तो आप आराम से आगे निकलोगे। स्क्रीनिंग का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है। थोड़ा ड्यूरेशन लंबा होता है, थोड़ा मेंटल प्रेशर रहेगा। हमारे टाइम पे क्या है, भाई यार एक ही एग्जाम है, निकल गया, नहीं निकला तो अगले साल लिखेंगे, तो टेंशन। बट बिल्कुल बट बिल्कुल। नहीं निकला ना तो 1 साल और लगेगा। आपके साथ क्या है, पहला एग्जाम खराब हुआ ना, तुरंत दूसरा एग्जाम आ रहा है, तो इम्प्रूव कर लो। तो इसको नेगेटिव में मत सोचो, पॉजिटिव में सोचो कि अच्छा स्क्रीनिंग प्रोसेस है। और पढ़ने वाले लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बिल्कुल उन लोगों के लिए जो पढ़ना ही नहीं चाहते, स्मूथ बीच प्रोसेस के है। हुए हैं। उनका पहला एग्जाम भी खराब जाएगा, डांट खाएंगे, दूसरा एग्जाम भी खराब जाएगा, फिर डांट खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर और रहे हो ना, यू शुड बी मैं हैप्पी। मयंक, इसके लिए मैं आपको एक पर्सनली भी और सजेशन देना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने खुद के अभी एक एनटीए अभ्यास ऐप करके भी बनाया हुआ है। उनका एंड्रॉइड ऐप भी है, उनका आईओएस एप्पल वाला ऐप भी है। तो जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आप जब 12th के अंदर आ जाओगे, अब तो सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो फुल टेस्ट सिलेबस, जो टेस्ट होते हैं उसमें फुल सिलेबस टेस्ट जो होते हैं, वो कम से कम 100 के आसपास उसमें पड़े हुए हैं उस ऐप के अंदर। वो गवर्नमेंट, मतलब खुद एनटीए जो पेपर कंडक्ट करता है, जेई मेंस जो बॉडी कंडक्ट करता है, उन्होंने खुद ने वो पेपर डिजाइन किए, उन्हीं की टीम ने डिजाइन किए हुए हैं। तो वहां से भी एक आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, मैंने ऐसे मॉक टेस्ट, जो जो बॉडी ये पेपर बना रही है, वही बॉडी ने मुझे कुछ 100 के आसपास मॉक टेस्ट बना के दिए हैं, तो उससे बेटर क्या होगा मेरे लिए। मतलब ये और भी, और किसी एग्जाम में नहीं है। आप दूसरी एग्जाम में देखोगे तो आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, या आपको एक प्रॉपर कोचिंग के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है, आपके सामने खुद गवर्नमेंट ने आपको टेस्ट दे रखे हैं, 100 मॉक टेस्ट दिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अब बात बचती है एडवांस की। देखो बेटा, मेंस के अंदर तो सीधी सी बात है, कुछ काफी काफी कुछ जो होता है फॉर्मूला एप्लीकेशन होता है, और बाकी आप जो मॉक टेस्ट दोगे आपको उसमें गेन होगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस पर वर्कआउट करना है। लेकिन जब भी एडवांस का पेपर आए, तो एडवांस के पेपर में मतलब बी स्पेसिफिक, मतलब मुझे कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आ जाए इस टॉपिक से, मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। कम अटेम्प्ट करूंगा लेकिन सही अटेम्प्ट करूंगा। अर्पित जैन वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, उसने कम अटेम्प्ट किया लेकिन सही अटेम्प्ट किया। उसी के साथ के और भी दोस्त थे जिनका रैंक 6,000 भी था, मेंस के अंदर 5,000 भी था, लेकिन उनकी रैंक जेई एडवांस के अंदर 11,000 12,000 चली गई। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि उन्होंने ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट कर दिया, मल्टीपल चॉइसेस में कुछ गलत टिक करके आ गए, और अर्पित का मैंने देखा कि वो बिल्कुल करेक्ट टिक करके आया। तो स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांस का पेपर जब भी आपकी कोचिंग में भी अगर होता है, तो हम लोग बिल्कुल डिसाइड करके चले कि मुझे पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। मुझे जो दिख रहा है सामने, अगर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिख रहा है, तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। और सही आंसर दिख रहा है तो मैं सही आंसर टिक करूंगा। जबरदस्ती का फालतू नेगेटिव नहीं करके आऊंगा।
तो मतलब एडवांस का पैटर्न हल्का सा होता है, सिलेबस तो वही है सब कुछ, तो वो उस पैटर्न पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे मल्टीपल चॉइस हो गया, और मल्टीपल चॉइस के अंदर पार्शियल मार्किंग भी होती है और कई बार नहीं भी देते हम लोग। तो अगर मान लीजिए चार आपके ऑप्शन ए बी सी डी, तो आपको लगता है कि ए और बी सही है, तो आप ए और बी को लगा के आओ, सी भी हो सकता है सही हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि ए बी तो कंफर्म सही है, सी पे डाउट है या डी पे डाउट, तो मत लगाओ, सही मत लगाओ उस चीज को। लगाना तो सिर्फ ए बी को लगाओ, पार्शियल मार्किंग के थ्रू आप गेन करोगे। और असली एग्जाम में, जे एग्जाम में आपको पार्शियल मार्किंग होते ही होता है। तो टेंशन नहीं, मतलब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस का है मैटर, और पैटर्न प्रैक्टिस का मैटर है, और कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस। बाकी मेंस में आपको पूरा सिलेबस कवर करना रहता है, एडवांस के अंदर सिलेबस पूरा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कवर करना होता है। तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप पेपर के हिसाब से डिसीजन लो। मेंस का पेपर है तो आप मेंस के हिसाब से तैयारी करो, एडवांस का पेपर है तो आप एडवांस के हिसाब से तैयारी करो। मतलब आप जैसे मान लीजिए आपका इस संडे को मेंस का पेपर है, तो आप शीटों के क्वेश्चन भी मेंस के हिसाब से लगाइए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चलना है मेरे को। और अगर एडवांस का पेपर है तो आप एडवांस लेवल वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए उस टेस्ट से पहले, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उस चीज का। राइट। ठीक है, चलिए। अमन, एक और डाउट आया है ध्रुव का कि हमारे पेरेंट्स अगर हमको, जैसे आपने तो बताया कि सेपरेट रूम देख के हम लोग तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि दिन भर फोन चलाते रहेगा सेपरेट रूम के अंदर, तो वो फिर हमको अलाउ ही नहीं करते। तो इस चीज का क्या निवारण है? देखो, सारी चीजों का ना वही है कि ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी आपको बात ही करना है। और ये सिर्फ आज की डेट में नहीं, फ्यूचर लाइफ में भी जब भी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करके ही निकलता है। अगर पेरेंट्स को लगता है आप दिन भर हो ना, पेरेंट्स को अब आपको क्या करना है, पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना है। तो सोचो पेरेंट्स को ट्रस्ट कैसे आएगा। पहला ट्रस्ट, मम्मी पापा को आप ये बोल सकते हो, मम्मी पापा मुझे 1 महीना दे दो। 1 महीना नहीं, 21 दिन, आपके केस में 21 दिन बाद एग्जाम है, राइट? तो मैं उस एग्जाम में इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा। तो भाई पहला फैक्टर, भाई देखो माँ, मैंने बोला था 21 दिन मुझे दे दो, मैं अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे नंबर इंप्रूव हो गए, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उसमें भी 21 दिन वेट बिल्कुल। है। दूसरा, अगर आप ये और देख रहे हो, आप मेरा डेटा यूजेस चेक कर लो, सिखाओ मम्मी पापा को, देखो आज की डेट में इतना डेटा यूज किया है मैंने, और अगर मैं नॉर्मली पढ़ाई कर रहा हूँ तो इतना ही डेटा यूज होगा। आप मेरी हिस्ट्री चेक कर लो, उनके अकाउंट से लॉगिन कर लो, तो उनको कुछ इस तरीके से दिखा दो कि ध्रुव, मम्मी पापा मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हम्म, हूँ। बट सिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट इसमें बिल्डअप करना आपको पड़ेगा। ध्रुव, अगर ध्रुव आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आप पे डाउट कर रहे हैं, तो बेटर होगा बेटा कि जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तब तो उनको बोल दो कि देखो मेरा इस टाइम पे लेक्चर है, तो इस टाइम पे मुझे मोबाइल की जरूरत है, बाकी टाइम पे मेरा लेक्चर नहीं है। तो आपको, आपके पास सब कुछ पीडीएफ डाउनलोड हो सकती है, आपकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास डाउनलोड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही जाके देखना पड़ता है हम लोग को, सब कुछ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है। डाउनलोड कर लिया, मोबाइल आप जाके दे दो उनको, अब आप अपना पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो अब उनको भी पता है कि इसके पास सिर्फ एक ये डिवाइस है जिसके अंदर सिर्फ वही चीज इंस्टॉल्ड है जो उसकी पढ़ाई की, बाकी कुछ भी नहीं है। मोबाइल हमारे पास है, नेट हमारे पास है, तो वो खुद ही क्यों डाउट करेंगे आपसे? सबसे बेस्ट तरीका यही होगा, आप ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो। एक चीज और याद रखना, मम्मी पापा के प्रेशर में आके उनके सामने पढ़ाई करना स्टार्ट बिल्कुल भी मत करना। अगर मेरे सामने कोई बैठा रहे ना, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, और आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ केस है। अगर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करोगे। तो मम्मी पापा को बहुत क्लियरली बोल देना कि मुझे पढ़ाई तो अकेले में करनी है। अगर आप सामने बैठे रहोगे या बार बार मेरे आमने सामने आओगे, या आपने मुझे हॉल में बैठा दिया, हॉल में आके आप बात भी कर रही हो, फोन भी लगा रही हो किसी को, गेट खोलने भी जा रही हो, कुछ भी कर रही हो ना, तो बार बार डिस्टर्बेंस होगा, कंसंट्रेट करूंगा कैसे? कंसंट्रेशन करना भी एक प्रैक्टिस है भाई, 10-15 मिनट तो कंसंट्रेशन करने में लग जाते हैं। वो रिदम आता है कि पढ़ाई करना है, स्ट्रेच करना है 3-4 घंटे का, वो कैसे आएगा? तो वो एक रिदम होता है। अगर आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, और इंजन स्टार्ट हो रहा है बार बार बंद हो रहा है क्योंकि कोई कोई हॉल में आ रहा है, तो पढ़ाई नहीं होगी। तो वो प्रेशर में नहीं आना है। अगर आप इस टाइम में प्रेशर में आ गए ना, तो प्रॉब्लम रहेगी। तो आराम से अपने मम्मी पापा को समझाए कि 1 महीने ट्रस्ट करके देखो मेरे ऊपर, और ये सारी चीजें तरीके हैं ट्रस्ट दिलाने के। तो मुझे अकेले कमरे में ही पढ़ाई करनी है। तब तक हॉल में पढ़ाई मत करो जब तक कि पास आपके पास स्पेस अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपने घर के अकॉर्डिंग अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अमन, एक डाउट तो है बच्चों का यहाँ पर क्या? कि पूछा है, मयंक ने पूछा है, सर प्लीज आंसर कि ऑनलाइन से ही 11th तो निकल जाएगी, मतलब ऑनलाइन से निकल जाएगी, मतलब उसका कहना है कि अभी कोरोना के चक्कर में पूरा 11th से पूरी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। चलो ठीक है, अब बात आपकी मान ली। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो क्या हमको यूट्यूब या कोई और अनअकैडमी या कोई और कोचिंग्स की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब अनअकैडमी के भी बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े रहते हैं, या फिर दूसरे कोचिंग के भी बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े रहते हैं, क्या हमको उनकी
हेल्प लेनी चाहिए क्या यहाँ ठीक पर? है। मेरा मतलब इसमें पहले मैं आंसर कर देता हूँ, फिर आप अमन अपनी श्योर। राय भी दे दीजिएगा यहाँ पर। इसमें मैं सिंपल सा बोलूंगा बेटा यहाँ पर कि आप पहले तो ये सोचो कि आपको कौन सा टॉपिक आया, कौन सा नहीं आया, ठीक है ना? तो जो टॉपिक नहीं आया आपने वो डिक्टेट कर लिया। अब आप एक बार अपने जो फैकल्टी आपने पढ़ाया है, जिसने जिसने आपको पढ़ाया है, आप उससे एक बार कांटेक्ट में आइए, बोले सर मुझे इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी पड़ी है तो आप उसमें से देखिए। आप एक बार फिर से उसको देख के समझ के आप फिर उसके क्वेश्चन भी तुरंत लगाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को रिकॉर्डिंग पूरी समझ में आ गई, अब आप उसके तुरंत क्वेश्चन लगाइए जहाँ पे आपके शीट में दिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि शीट में कहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप अपनी फैकल्टी से पर्टिकुलर पूछिए कि सर इसके क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, मेरे को अटेम्प्ट करना है। वो पर्टिकुलरली आपको पिकअप करके दे देगा क्वेश्चन, ठीक है? दे दिया, अब आपने अटेम्प्ट कर लिया। अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, अभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से नहीं बना, तो फिर इन दैट केस आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज हम लोग हमेशा स्ट्रिक्टली मना करते हैं यूट्यूब की हेल्प लेने। उसका लॉजिक ये है कि यूट्यूब पे जैसे आपने एक वीडियो चलाया आपके मोबाइल पे, ठीक है, तुरंत वहां पर दूसरा और तीसरा या चौथा दूसरे टाइप की वीडियोस पॉपअप होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ आपको लगता है कि यार मोटिवेशनल क्वेश्चन चाहिए, या कुछ गाने, आपको लेटेस्ट गाना आ गया, आपने पता चला कि आपने पुराने बादशाह के गाने को सब्सक्राइब कर रखा है, वो बादशाह का कोई लेटेस्ट गाना है तो वो पॉपअप हो गया, बोले यार बादशाह का नया गाना है वो भी देखूंगा आज तो मैं। पता चला कोई वेब सीरीज नहीं आ गई, अभी मिर्जापुर 2 आई है, पता नहीं लोगों ने देखी नहीं की देखी, वो देखना स्टार्ट कर दी। तो बेटा यूट्यूब का सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर यही है, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाते हो, आप जो काम की चीजें वो तो करोगे नहीं, आप दूसरा काम 100% करने लग जाते हो। ये मैं मतलब खुद जब मैं खुद चलाता हूँ मोबाइल, तो ये सबसे ज्यादा मेरे साथ भी ये दिक्कत है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ तो होगी। मैं कुछ और काम के लिए चला तो कुछ और हो जाता है वहां पर, चल कुछ और जाता है। तो ये 100% ये हर बच्चे का वैलिड है। ये जो बच्चा बिल्कुल स्पेसिफिक मुझे तो यही देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इन जनरल मेरे हिसाब से यूट्यूब वाला फैक्टर बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं। आप अपनी फैकल्टी के कांटेक्ट में रहो, आप ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हो, आपको नहीं समझ में आया तो आप उनको पर्टिकुलर बोलो। अब जैसे हमारे केस में वेद पांड्या जी है ना, वो खतरनाक स्टूडेंट है। मतलब उनको अगर कोई चीज नहीं जमी तो वो पीछे पड़ जाते हैं, मैसेज पे मैसेज करते हैं मुझे पर्सनली, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर ये समझ नहीं आया, सर वो क्लियर है, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दो, सर ये इसका क्वेश्चन सोल्व करा दो। या वो क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर चलते फिरते, सर वो वाला लास्ट में क्वेश्चन आपको बचा तो वो बच गया, वो सर उसको सोल्व करा दो। तो ऐसे आप भी अगर पीछे पढ़ोगे तो आपका भी डाउट वहां पर 100% वो फैकल्टी वहां पर सॉल्व करेगा। राइट। तो इसमें यूट्यूब वाला आइडिया मुझे मतलब बेकार लगता है। आप गौरव, अपनी भी राय दे सकते एकदम हैं। पूरा, मैं पूरी आपकी चीज से एग्री करता हूँ। गौरव ने एक नेगेटिव फैक्टर तो आपको बता दिया, एक नेगेटिव फैक्टर और भी है। अगर आपने सोचा कि आपके माइंड में कहीं चल रहा है कि आप अनअकैडमी यूज करना चाहते हो, कोई भी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाहते हो, आप एक साथ ना दो नाव में सवार हो रहे हो। एक तरफ आपके पास आपका बिल्कुल इंस्टीट्यूट है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर माइंड फैक्टर क्या काम करेगा, यार मैं थोड़ा सा बीमार हूँ या कुछ और कमिटमेंट आ गई, चलो मैं लेक्चर मिस कर देता हूँ, अनअकैडमी या दूसरी जगह तो मैं पढ़ ही लूंगा। आप ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, क्योंकि दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी तरीके से सीरीज चला रहे हैं और आपकी इंस्टीट्यूट आपके तरीके से सीरीज चला रही है। तो एक साथ दो नावों में बिल्कुल सवार नहीं होना है। फोकस करो, जहां से आप पढ़ो, जो मैंने शुरू में बताया था ना, कम करो, कम पढ़ो, अच्छा करो। लेकिन तो आपके फैकल्टीज जो है, आपका जो इंस्टीट्यूट जिसने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है 2 इयर्स का, उनके टच में रहो। कुछ चीज समझ में नहीं आई, फोन करके पूछ लिया, मैसेज कर लिया, डाउट क्लासेस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वहां पूछ लिया, अपने नोट्स हालांकि रिवाइज कर लिए। कुछ राइट। दिनों में वैसे भी ऑफलाइन हो जाएगा अमन। तो हाँ, मतलब फिर कोई वो प्रॉब्लम सारी आएगी नहीं। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ठीक जाएगी, है, क्योंकि इनकेस ऑनलाइन कभी, के अंदर बहुत ज्यादा राइट, प्रॉब्लम है, मैंने भी देखा है। राइट, इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, उससे अच्छा तरीका है यूट्यूब पे जाने से बढ़िया आप एक बार वो क्वेश्चन के एग्जाम्पल गूगल पे जाके ढूंढ लो। गूगल पे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू यूट्यूब, ना आपकी कोई फीड में कुछ आएगा ना कुछ। और वो एग्जाम्पल आप वहां से पर्टिकुलरली सॉल्व करके देख लो कि आपके नोट्स में कुछ हो सकता है आपने स्टेप मिस कर दिए हो लिखने में, या आप नहीं समझ पाए हो, तो वो हो सकता है दूसरे एग्जाम्पल में आपको वो सेम स्टेप्स मिल जाए। तो यूट्यूब तो अवॉइड करो, सिर्फ गूगल पे जाओ या अपने नोट्स पे जाओ और फिर सर से पूछो, सर ऐसी ऐसी चीज है कि क्या करना है मुझे। तो आई थिंक ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है, जो चीज आप कर रहे हो उसी पे फोकस करो। एक साथ दो नाव में तो बिल्कुल सवार नहीं होना है। हाँ, इसमें बच्चों मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, कोई टॉपिक वीक रहता है या समझ में नहीं आया तो उसका मुझे जो कारण समझ में आता है वो एक तो ये है कि अपन इरेगुलर है क्लास के अंदर। मैंने कंटिन्यूसली देखा है काफी बच्चों को कि आज की क्लास करी, कल की क्लास करी, लेकिन उसके अगले वाली क्लास में गायब।
आपको ऐसा लगता है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सब कुछ कर लोगे। चलो, सर ने आपको रिकॉर्डिंग, थर्ड लेक्चर जो आपने मिस किया, थर्ड लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सर ने आपको दे दी, लेकिन आपने अगले लेक्चर से पहले उसको नहीं देखा, रिकॉर्डिंग देखी नहीं हो, आप डायरेक्टली फोर्थ लेक्चर के अंदर बैठ गए। अब बैठ गए तो ऑब्वियस सी बात है, उसका थोड़ा बहुत तो लिंकेज थर्ड लेक्चर से हो गई होगा ना। और आपके मन में भी डाउट रहेगा, यार मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, क्या आज का लेक्चर मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा। ऑब्वियस 100% डाउट रह ही रहेगा मन के अंदर। तो वो चीज एक बार जनरेट हो गई उस चैप्टर के अंदर, आई रिपीट, एक बार जनरेट हो गई, फोर्थ लेक्चर से एक चीज कंटिन्यू हुई, तो ये अगले 20th लेक्चर तक कंटिन्यू ही रहेगी अगर आपने उससे कुछ करा तो। अब एक चैप्टर के साथ ऐसा हुआ, एक सब्जेक्ट के साथ हुआ, ऐसा दूसरे सब्जेक्ट के साथ हो गया, ऐसा तीसरे सब्जेक्ट के साथ हो गया। अब रिकॉर्डिंग इकट्ठा हो गई, एक का किसी के 2 लेक्चर छूट गए, किसी के 3 लेक्चर छूट गए, किसी का 1 लेक्चर छूट गया। अब सारे टॉपिक धीरे 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 एक तरीके से नाश की तरफ जा रहे हैं कि भाई अब तुम उससे हो ही नहीं रहा है। तो बेटा यहाँ पर अमन और हम दोनों ने जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने मतलब श्योरिटी रखी थी कि यार कम से कम क्लास तो किसी भी एंगल से मिस नहीं करेंगे, किसी एक भी एंगल से लेक्चर मिस मैंने नहीं कभी मिस नहीं किया 2 साल में, और गौरव ने भी आई थिंक कभी कोई मिस नहीं किया। करेंगे। अपनी बिल्कुल, हेल्थ का मैंने केयर 11 किया में है। किए थे इसलिए मैंने वकाली करी थी। हाँ, अमन 11 में मैंने किए थे, लेकिन 12 में बिल्कुल नहीं राइट, किया, कभी नहीं बिल्कुल किया। भी नहीं, और एक डाउट लेक्चर क्लियर नहीं। करने हम लोग थे, अपनी हेल्थ का केयर रखते थे और आगे बढ़ते थे उस चीज से। बिल्कुल। अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया, मेरी तो तो बेटा अपनी अलग यहाँ पर कैलकुलेशन चलती थी कि साले पेरेंट्स ने यही सबसे मिस कर बड़ा रखा है ना, पॉइंट एक लेक्चर मिस करना मतलब वो पैसे की बर्बादी हो गई एक लेक्चर की। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मेरी तबीयत कितनी खराब है, अगर मैं लेक्चर नहीं गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एटलीस्ट मेरा तबीयत खराब है और मैं लेक्चर जाके खुद के हैंड रिटन नोट्स लिख लिए, कम से कम 10% तो समझ में आया, और खुद के हैंड रिटन नोट से ज्यादा समझ में आता है। तो खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए मुझे, तो बिल्कुल मैं सही। अपने नोट्स लेने चला जाता था लेक्चर, समझ में आए ना आए सेकेंडरी चीज, बट लेक्चर तो अटेंड करना है नियम से। तो ये 2 थॉट्स रखना, आप लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो हर लेक्चर के लिए पे कर रहे हैं, आपको इस चीज का रियलाइज नहीं हो रहा है। दूसरा, आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो दूसरों के हैंड रिटन नोट्स से समझने में इतना आसानी होती नहीं है। आजकल क्या है अमन, ये लेजीनेस वाला फैक्टर बहुत ज्यादा आ रहा है कि रिकॉर्डिंग तो राइट। मिल ही जाएगी, तो स्पेशली मैंने तो क्या अभी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है बच्चों हम्म। पे कि अब रिकॉर्डिंग आगे से नहीं देना है मेरे को। हाँ, जो पर्टिकुलर कोई मिस कर रहा है उसी को पर्टिकुलर वो लिंक भेज देता हूँ मैं, पूरे ग्रुप में कभी भी वो रिकॉर्डिंग एकदम सर्कुलेट बढ़िया। करता ही नहीं हूँ मैं आजकल। हम्म। वो क्या है, मैंने भी धीरे धीरे इन चीजों के अंदर सीखा है, मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ, बच्चे भी इवॉल्व राइट। कर रहे हैं। मैं जहां तक मुझे लगता है कि बच्चे की एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी, तो जैसे ही मैंने ये काम इम्प्लीमेंट किया, हम्म। मेरी मतलब क्लास के अंदर जहाँ एफिशिएंट मतलब जो अटेंडेंस बढ़ गई 80% होगी। रहती थी वो अब 90% एकदम होती है, बढ़िया। 90 to 95% हो चुकी है। तो मतलब ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने लाइव क्लास अटेंड करी, आप सर साथ में क्वेश्चन देते जा रहे, टाइम भी दे रहे, लाइव क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व भी करो, आंसर करो, इंटरेक्ट करते रहो सर से, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग सुन के तो डाउट रिप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग चैट पे रिप्लाई करते हैं, जनरली यही हो पाता है, क्योंकि अगर नहीं तो इससे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा बहुत हो ज्यादा हो जाता है। जाएगा। तो वो बच्चे समझते ही वैसे भी। तो बस मेरा इतना यही है कि आप 100% अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखो, उसमें मिस बिल्कुल मत करो, मिस कर दिया है तो उसको उसी वक्त रिकवरी पे डाल दो। तो इसमें मैं वैद पांड्या जी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। जैसे ही लेक्चर सर मिस हुआ, उसका तुरंत अगले ही आवर के अंदर मेरे को मैसेज आएगा, सर मेरा लेक्चर मिस हो गया, जरूर जरूर दे दो, या नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, रिकॉर्डिंग फटाफट अभी अपलोड करके दे दो। एक जानवी करके भी हमारी क्लास के अंदर है, वो भी कुछ ऐसे ही है। बढ़िया, यही होना तो चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ तुरंत उन्होंने बोला तो सर ही सर मेरे को। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं जो 1 हफ्ते तक लेक्चर ही नहीं है, उसके बाद भी अब लेक्चर अटेंड करने लग गए, उसके बाद भी पूछा भी नहीं कि सर मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो। सही है। ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हैं, तो क्या कर सकते हैं। नहीं, बच्चों को इंटरेस्ट लेवल तो अमन बहुत जरूरी है। अमन बस अब लास्ट में जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, मतलब कुछ बच्चों के लिए कुछ कॉमन टिप्स क्या होने चाहिए, उनके फ्यूचर के लिए क्या कॉमन एक ही कॉमन टिप्स होने चाहिए, आप एक ही बताइए। चीज बोलना चाहूंगा मैं कि है ना, लाइफ बहुत लंबी है, और कोई भी लाइफ अगर आप देखोगे ना, तो कभी ये मत सोचना कि कुछ चीज सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही है, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है, हर इंसान की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और डाउन्स तो जनरली आते ही आते हैं। और उस समय अगर हम ये सोच लेंगे भगवान से ये चीज गलत चीज मेरे साथ ही क्यों हुई है, बाकी किसी और के साथ क्यों नहीं हुई, तो वो आपका डाउनवर्ड फॉल होता है। पॉजिटिव रखना है। दूसरा, सेल्फ लर्निंग, हमेशा अपने आप को एनालाइज करो। मेरा सबसे अच्छा तरीका जो एनालाइज करने का, मुझे 12 साल हो गए वॉक करते हुए, जो मैंने आपको वॉक वाला कंसेप्ट बताया था ना, 2008 में मैंने स्टार्ट किया था। और आज भी जब भी मैं कभी लो फील करता हूँ, कभी डिप्रेस्ड फील करता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट का टेरेस पे जाके वॉक कर लिया, जब लॉकडाउन नहीं था तो बाहर जाता था वॉक करने के लिए, और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से एनरिच करो। और
जब डाउन्स आते हैं ना आपके लिए, एकेडमिक्स में डाउन है भाई, नंबर्स कम आ गए, कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तबीयत खराब हो गई, प्रोफेशनल फील्ड में भी सेम डाउन्स होते हैं। आपकी कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कलीग्स के साथ लड़ाई हो गई, कहीं कुछ हो गई, तो सिनेरियो सेम है, बस स्केल चेंज हो जाता है। अगर आपने ये कंसेप्ट अभी सीख लिया कि भाई डाउन से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उसको फेस करके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। ये एक पर्टिकुलर चीज जो मम्मी पापा ने मुझे स्कूल लाइफ में सिखाई थी, आज भी वो चीज मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और वही चीज है जो कंटिन्यूसली मुझे आगे बढ़ा रही है, और आप लोगों को भी वही आगे बढ़ाएगी। लाइफ में एक भी बायोग्राफी आपको ऐसी नहीं मिलेगी, एक भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में डाउनफॉल ना आया हो। क्योंकि अगर सक्सेस आसान है ना, तो पूरी भीड़ सक्सेस को पालेगी। तो सक्सेस का मतलब क्या, रिलेटिव वर्ड है सक्सेस। अगर रात नहीं है तो दिन नहीं है, बिल्कुल रात है इसलिए तो दिन है। तो फेलियर है इसलिए सक्सेस है। जो लोग अपने फेलियर्स को पार करके आगे बढ़ते हैं वही सक्सेसफुल कहलाते हैं। तो फेलियर तो हर इंसान की लाइफ में आता है, डिफिकल्ट है। जो सस्टेन रहेगा, जो कूल रहेगा, पीस ऑफ माइंड के साथ काम करेगा, घबराएगा नहीं, आगे बढ़ेगा। इट्स अ फेज। आईआईटी एक फेज है, आईआईटी का एग्जाम एक फेज है, निकल गया एक नया फेज स्टार्ट होगा, नहीं निकलेगा तब भी एक नया फेज स्टार्ट होगा। उस फेज को डिफाइन कैसे करना है, बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। मेरे पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं। यहाँ पे कुछ बच्चों के और भी डाउट्स थे, जैसे कि ये मतलब ये मैं जस्ट कॉमन क्वेरीज है कि यस। कोचिंग कब ऑफलाइन खुलेगा। तो बेटा वो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट्स इसको रिलीज कर देती है तुरंत हम लोग ओपन करेंगे। वो तो ऑफलाइन का तो कुछ है नहीं, टेंशन मत लो उसकी आप बिल्कुल भी। सेकंड ये था कि सर कौन कौन सी एग्जाम्स हमको देनी है ट्वेल्थ के बाद, मतलब ट्वेल्थ के जब जेई के अलावा और कौन कौन सी एग्जाम्स होती है। तो वो बेटा उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सेशन रखेंगे। उसमें सारे ट्वेल्थ के बच्चे भी होंगे। और अभी राइट नाउ हमने सिर्फ 11th वाले बच्चों को इनवाइट किया था, क्योंकि उनका कैसे एक नया दौर चालू हुआ है उनका, तो उनको कैसे अपने आप को हैंडल करना है। 12th वाले बच्चे तो ऑलरेडी अपने एंडिंग ऑफ द सिलेबस पर आ चुके हैं, तो उनको हमने डिस्टर्ब करना सोचा नहीं यहाँ पर। अब 12th वाले बच्चों के लिए भी स्पेशली एक 11th वालों के लिए भी ओपन रहेगा वाला सेशन। नेक्स्ट सेशन हमारा यही रहेगा कि हम कौन कौन सी एग्जाम्स यहाँ पर फाइट कर सकते हैं आफ्टर 12th, मतलब 12th के बाद कौन कौन से एग्जाम हम लोग दे सकते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। डेट वाइज भी बताऊंगा कि कब कब अप्रैल में कौन कौन सी एग्जाम होती है, इसमें कौन सी एग्जाम होती है, इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। और अदर देन आईआईटी वाली एग्जाम भी बताऊंगा जो बच्चों ने क्लियर किया है, मतलब जो 12th में राइट नाउ बच्चे पढ़ रहे हैं। यस मयंक का जैसे तुम बोल रहे हो ना एनडीए वाला एग्जाम, जो एनडीए वाला एग्जाम है वो उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो कुछ अपने जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग के अंदर, ऑलरेडी उन्होंने एनडीए वाला एग्जाम फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया और सेकंड स्टेज के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं उनका इंटरव्यू वगैरह कैसे क्या होता है। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्स होती है जो कि हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बच्चों टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। बस मेरी तरफ से लास्ट मैसेज यही है कि अपनी क्लास अटेंडेंस 100% रखो। दूसरा, अपना होमवर्क, जैसे ही आपका मेरा लेक्चर है अगर कल सुबह 9 बजे, तो आपका सुबह 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले अपना होमवर्क जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कंप्लीट रहे आपका। वो कंप्लीट होके अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। तीसरा, अपन जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट की एनालिसिस जरूर करें। मतलब टेस्ट दिया और बोला कि हाँ ठीक है हो गया जो हो गया, अब मैं कुछ नहीं देख रहा उसके बारे में, तो ये गलत आदत हो जाती है। ठीक है ना, आपको टेस्ट की एनालिसिस जरूर करना चाहिए, अपने वीकनेस, अपने पॉइंट जरूर निकालने चाहिए कि यार सर ने इतना बढ़िया से मूल कंसेप्ट पढ़ाया और मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, या मेरे को इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छे से आता था और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो यार जरूर करो ना, ये काम आपको बहुत जरूरी है करना। ठीक है, सॉल्यूशन आप जरूर देखिए, ये आप उससे भी पेपर से भी गोले लगाइए कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं, इनको अटेम्प्ट करना है, पेपर से री अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। फिर चौथा, आप अपना टेस्ट जैसे ही खत्म होता है आप अपना नेक्स्ट टेस्ट जो 21 दिन बाद होने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी प्लान कर लो कि मेरे अब ये टॉपिक वीक है, मेरे को उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपके फर्स्ट वीक के अंदर आपने वो बिल्कुल जो वीक है उनको पकड़ लिया, फिर सेकंड वीक में आपने थोड़ा और रिवाइज कर लिया, फिर लास्ट वाला जो वीक होता है टेस्ट का या लास्ट के 2-3 डेज जो होता है उसमें मेनली फॉर्मूला रिवीजन ही काम आता है आपके। तो वही आप करो क्योंकि उससे आपके टेस्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा इनहेंस होते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये आज का सेशन था, आपको अच्छा लगा होगा। अमन, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स और गौरव। मैं आपको फिर से एक बार इन्वाइट करूंगा फ्यूचर के अंदर श्योर श्योर, मजा आया इसी बात टाइप करके। का। राइट बच्चों, आप एक बहुत ही थैंक अच्छी यू अमन। कोचिंग में हो, बाई ब्रेन एकेडमी, हाँ, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। मतलब गौरव को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, जिस तरीके से वो चीज़ें एक्सप्लेन करता है। ट्रस्ट करो अपने टीचर्स पे, अपनी कोचिंग पे, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, और सिर्फ अपनी मेहनत करो। जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करो अच्छे से, ट्रस्ट के साथ। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू गौरव। ओके ध्रुव का एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन आया है कि जब क्वेश्चन ना आए तो नेट पर देखना सही है
के गलत है। तो ध्रुव छोटा सा मैं आप इसको जवाब फटाफट दे देता हूँ आपको कि बेटा नेट पे देखना कतई बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत। कोई यूट्यूब, कोई गूगल सर्च वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना उस क्वेश्चन को लेके, नहीं तो हमारा दिमाग उससे डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमको जानना है तो पहले 1-2 अटेम्प्ट हम उसके दें, 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं होता है तो ध्रुव बेटा फिर अपन को अपनी फैकल्टी से डाउट क्लास के अंदर उस डाउट को पूछना चाहिए, या अगर वो डाउट में सॉल्व नहीं हुआ है तो उसको पर्सनली अपने को मैसेज करके वो पूछना है। ऑफलाइन के अंदर तो हम पूरा सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने डाउट्स आप अपनी पर्टिकुलर जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हो उसी से आप पूछिए, सबसे बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने कैसे पढ़ाया और उसको ये भी पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे उसके तरीके से किया जाएगा, तो आपका उसके हिसाब से दिमाग डेवलप हो जाएगा। आई थिंक ध्रुव आपको क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। थैंक यू अमन मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।